साथ बरकत पठान के अड्डे की तरफ निकल जाता है। उसकी कार में एक बॉक्स है जिसमें क्या है ये सिर्फ उन्हें ही पता है और वक्त आने पर सबको पता चल जाएगा। वो तीनों उसी अड्डे पर पहुंचते हैं जहां पर सनी थोड़े दिनों पहले मास्क पहनकर आया था। उस अड्डा है। सिम्बा, तुम यहीं कार के पास हमारा वेट करो। हो सकता है कि हमें यहाँ से जल्द फरार होना पड़े। तुम कार स्टार्ट करके ही बैठना। फैजल गाड़ी में से बॉक्स ले लेता है और सनी के साथ बरकत पठान के अड्डे के अंदर जाने लगता है। मेन डोर पर बहुत से लोग आते जाते दिख रहे हैं। ज्यादातर ऐसे लग रहे हैं जैसे अभी अभी जेल से छूटे हैं या फिर जेल जाने वाले हैं। अड्डे के अंदर से लोगों के जोर जोर से बात करने और गालियां देने की आवाजें आ रही हैं। सनी फैजल को मेन डोर से थोड़ी दूरी पर रोक कर कहता है, क्या लगता है फैजल, हमें इसी दरवाजे से अंदर जाना चाहिए या फिर कहीं और से? बॉस, इस दरवाजे से गए तो रिस्क थोड़ा ज्यादा है। अगर इन्होंने हमें अंदर जाने से पहले रोक दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। पीछे के रास्ते से जाना ही सही होगा। मुझे लगता है कि पीछे वाले रास्ते पर इससे ज्यादा लोग होंगे। ये गैंगस्टर लोग अपने भागने के रास्तों पर ज्यादा सिक्योरिटी रखते हैं। हमें अंदर जाने का कोई और रास्ता ढूंढना होगा। सनी और फैजल जब बरकत के अड्डे के आसपास घूमकर अंदर जाने का तीसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तभी उनके पास से एक बांस की तरह लंबा और पतला आदमी गुजरता है जिसकी आंखों के नीचे के काले गड्ढे बता रहे हैं कि वो कोई ड्रग एडिक्ट है। वो सनी और फैजल से पूछता है, जन्नत की सैर करनी है क्या भाई लोग? पूरा सामान है अपने पास, बोलो मांगता है क्या? ये कहते ही वो अपने कपड़े के बैग का मुंह खोलकर सनी और फैजल के सामने कर देता है। उसके अंदर व्हाइट पाउडर जैसी कोई चीज है। सनी को तो समझ नहीं आता कि वो क्या है, पर फैजल समझ जाता है कि वो व्हाइट पाउडर ड्रग्स है और उस आदमी से गुस्से में कहता है, हमें कुछ नहीं चाहिए, चल निकल यहाँ से। कूल ब्रदर, व्हाई एंग्री? एक नंबर माल है, 2020 टेस्ट मैच सब वैरायटी है, बोलो सस्ते में दूंगा। समझ नहीं आ रहा क्या तुझे? बोला ना नहीं चाहिए। ट्राई तो करो, टेस्टिंग का कोई पैसा नहीं है, पसंद आए तो लेना। फैजल इस बार उसके कंधे पर धक्का मारकर कहता है, लास्ट बार बोल रहा हूं, फिर मैं जो करूंगा ना तुझे पसंद नहीं आएगा, चल निकल। जिस तरह से फैजल ने उसे धमकाया है, और कोई होता तो चुपचाप चला जाता, पर वो आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है मेरे बस्ते का माल मत लो, लेकिन ये तो बताओ तुम्हारे बस्ते में क्या है? मेरा मतलब है कि तुम्हारे बॉक्स में क्या है ये तो बताओ। तुमसे मतलब? यहां पर हो रही हर चीज से अपना मतलब है, खासकर उन चीजों से जो चोरी छिपे ले जाई जा रही हो। क्या असला बारूद छुपा रखा है बॉक्स में? किस कांड के चक्कर में हो? ये सुनते ही फैजल अपनी कमर में छुपाई हुई खुकरी उसे दिखाते हुए कहता है, चला जा वरना तेरा कांड हो जाएगा अभी। खुकरी को देखने के बाद भी वो आदमी मुस्कुरा कर कहता है, ये सब मैं रोज देखता हूँ और ये भी समझ चुका हूँ कि तुम लोग यहाँ कुछ ना कुछ कांड तो करने आए हो। ये बात अगर बरकत पठान को पता चल गई तो कैसा रहेगा? हर टिप की अच्छी कीमत देता है वो मुझे। ये सुनते ही फैजल गुस्से से जैसे ही उसकी तरफ आगे बढ़ता है, सनी उसे शांत रहने का इशारा करता है और खुकरी को छुपाने के लिए कहता है। सनी वहां ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता जिससे लोगों का ध्यान उनकी तरफ जाए। सनी उस आदमी की तरफ मुड़कर कहता है, टिप हम भी तुम्हें दे सकते हैं, पर मुंह खोलने की नहीं, बंद करने की। सनी ऐसे ही मौकों और लोगों के लिए अपनी जेब में हमेशा कैश रखता है। वो 10,000 रुपए निकालकर उस आदमी को देते हुए कहता है, अब बस नाक को छोड़कर बॉडी में जितने भी छेद हैं उन्हें बंद करके यहाँ से निकल जाओ, वरना इसने जो खुकरी कमर पर लगाई हुई है आगे की बात वो करेगी। पैसे मिलते ही वो आदमी खुश हो जाता है। बिना माल बेचे उसे पैसे मिल गए, इससे अच्छी बात और क्या होगी। पर जैसे ही वो पैसे लेकर थोड़ी दूर जाता है वो रुकता है और वापस मुड़कर सनी के पास आकर कहता है, मेरे पास एक और अच्छा ऑफर है, बताऊं? अगर वो आदमी फैजल को कभी और मिल गया होता तो अभी तक तो फैजल ने उसका कीमा बना दिया होता। सनी भी सोच रहा है कि ये बला कहां से उनसे चिपट गई है। इससे पहले कि सनी और फैजल कुछ कहें, वो आदमी कहता है, इतना तो मुझे समझ आ गया है कि तुम लोगों के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अब जब ऊपर वाले ने तुम्हें मुझसे मिला ही दिया है तो क्यों ना मैं भी इस मौके का फायदा उठा लूं। नहीं तो ऊपर वाला क्या कहेगा कि मैंने तुझे लाखों कमाने का मौका दिया और तू चिल्लड़ लेकर खुश हो गया। नरक में भेज देगा मुझे। नीचे तो वैसे ही नरक में लाइफ बीत रही है, ऊपर नहीं जाना मुझे नरक में। तो मैं क्या कह रहा हूं कि ये 10,000 तुम अपने पास रखो
और मुझे भी अपने साथ ले लो। इस पूरे एरिया का मैप हूं मैं, बहुत काम की चीज हूं। ना जाने क्यों अब सनी को भी उस आदमी के किरदार में इंटरेस्ट आने लगा है। वो आदमी सनी को कहीं ना कहीं बब्बू ढोल वाले की याद दिला रहा है। सनी उससे पूछता है, नाम क्या है तुम्हारा? प्रोफेसर मुसाफिर। एक बात की गारंटी है, एक बार सुन लिया है ना, अब पूरी लाइफ नाम नहीं भूलोगे। ये सुनकर सनी को हंसी भी आ रही है और हैरत भी हो रही है कि उस आदमी ने अपने नाम में ही प्रोफेसर जोड़ लिया है। सनी कहता है, बात तो सही है, भूलने वाली चीज तो नहीं हो तुम, पर प्रोफेसर मुसाफिर। तुम सिर्फ प्रोफेसर भी बोलोगे तो चलेगा। ठीक है। तो प्रोफेसर, हम कैसे मान ले कि तुम हमारी मदद करना चाहते हो? तुम बरकत या फिर पुलिस के आदमी भी तो हो सकते हो। ये ना मैंने स्टाइल के लिए नहीं रखा हुआ है। मुसाफिर जैसी फितरत है मेरी। मैं किसी की नौकरी नहीं कर सकता। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। फ्रीलांसर हूँ मैं। काम तो काम, नहीं तो टोटल फ्री। फैजल को उस आदमी की बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं। वो झल्लाकर सनी से कहता है, बॉस आप कहाँ इसकी बातों में आ रहे हैं? चलो चलते हैं। ये तो पता नहीं कौन से सस्ते नशे करके बैठा है। टाइम ही खराब करेगा ये नशेड़ी। नशेड़ी नहीं हूं मैं। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने अपने नाम के आगे प्रोफेसर अपने मन से लगा रखा है? मैं असली का प्रोफेसर हूँ। एनएम यूनिवर्सिटी का नाम सुना है? वहां पढ़ा चुका हूं मैं। ये देखो। प्रोफेसर अपने बैग में से एक नोटबुक निकालकर उसके अंदर लिखे हुए फॉर्मूलाज को दिखाते हुए कहता है, ये देखो मेरी रिसर्च है ये सब। और ये नशेड़ी बोल रहा है मुझे। जब सनी उसके हाथ से नोटबुक लेकर गौर से देखता है तो उसे समझ आता है कि मुसाफिर झूठ नहीं बोल रहा है। वहां पर केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं जो कि काफी डिटेल्ड है। तभी प्रोफेसर कहता है, अलग अलग मटेरियल पर रिसर्च की है मैंने, तूने जिनके नाम भी नहीं सुने होंगे। नशेड़ी बोल रहा है कमीना। जब सनी प्रोफेसर की नोटबुक देख रहा है उस वक्त प्रोफेसर फैजल को ऐसे ऐसे फॉर्मूलाज बोलकर बता रहा है जो उसके तो सिर के ऊपर से जा रहे हैं, पर उन्हें सुनकर सनी समझ जाता है कि मुसाफिर सच का प्रोफेसर है और कहता है, सॉरी, हम लोगों को पता नहीं था कि आप रियल में प्रोफेसर हो। पर आप इतने पढ़े लिखे हो तो आप यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो मुझे भी नहीं पता कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, पर मैं इतना जानता हूँ कि मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। कैसे भी करके मुझे इस नर्क से निकलना है। तभी फैजल, जो अब तक प्रोफेसर पर यकीन करने को तैयार नहीं था, कहता है, तो किसने रोका है? सामने बस स्टैंड है, बस पकड़ो और निकल जाओ। इतना आसान होता तो कब का निकल गया होता। यहाँ से बस स्टैंड तक की रोड तुम्हारे लिए सीधी है, पर मेरे लिए नहीं। लाइफ सीधी सीधी नहीं चलती, वो अपने हिसाब से चलती है। जब वो आपके हाथ से निकलकर अपने हिसाब से चलने लगती है तब अच्छे अच्छों का हिसाब किताब बिगड़ जाता है। जब से सनी प्रोफेसर से मिला है और फिर उसकी नोटबुक देखी है, उसे मुसाफिर में और ज्यादा इंटरेस्ट आ गया है। वो इतना तो समझ चुका है कि अगर ठीक से प्रोफेसर के टैलेंट का इस्तेमाल किया जाए तो वो सनी के लिए एक एसेट बन सकता है। सनी उसकी नोटबुक लौटाते हुए कहता है, ये सब तो ठीक है प्रोफेसर साहब, पर हम जो करने जा रहे हैं उसमें बहुत खतरा है। क्यों हमारे साथ अपनी जान भी खतरे में डाल रहे हो? जितने पैसे मिले हैं उन्हें लेकर जाने में ही आपकी भलाई है। मेरी भलाई का तो मैं सोच चुका हूँ। तुम दोनों बताओ, तुम क्या करना चाहते हो? क्या पता ऊपर वाले ने तुम्हें मुझसे तुम्हारी भलाई के लिए ही मिलवाया हो। सनी फैजल की तरफ देखता है। फैजल चिढ़कर कहता है, बॉस मुझे किसी काम का नहीं लग रहा है। ये बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहा है। हल्की सी हवा चलेगी तो उड़ जाएगा। छोड़ो इस छोड़ू को। हवा में तो तुम बहुत लग रहे हो। लगता है स्कूल से ज्यादा जिम में टाइम बिताया है तुमने। पर एक बात याद रहे, सारे काम अगर ताकत से ही हो जाते तो भगवान दिमाग बनाता ही नहीं। याद रहे, ये बरकत पठान का इलाका है। यहाँ आदमी आता अपनी मर्जी से है, जाता उसकी मर्जी से है, बाकी तुम्हारी मर्जी है। ये सुनते ही फैजल फिर से मुसाफिर की तरफ बढ़ता है। सनी उसे शांत रहने का इशारा करता है और दबी आवाज में मुसाफिर से कहता है, प्रोफेसर, हमें बरकत पठान के अड्डे के अंदर घुसना है। दोनों दरवाजों पर भारी सिक्योरिटी है। कोई तीसरा रास्ता है क्या? प्रोफेसर चुपचाप उनसे दूर जाकर एक पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। ये देखते ही फैजल हंसते हुए कहता है, मैंने बोला था ना बॉस, ये बस बोल बच्चन है। काम सुनते ही सारी हेकड़ी निकल गई इसकी। चलो हम खुद ही कोई रास्ता निकाल लेंगे। ये कहते ही जैसे ही फैजल वहां से जाने के लिए मुड़ता है, सनी नोटिस करता है कि प्रोफेसर उन्हें पेड़ के नीचे आने का इशारा कर रहा है। सनी फैजल से बोलता है, एक मिनट फैजल, देखते हैं वो क्या बोल रहा है।
सनी और फैजल जैसे ही पेड़ के नीचे पहुंचते हैं, प्रोफेसर कहता है, हर बात करने की एक सही जगह होती है। वहां खुले में अगर किसी ने सुन लिया कि तुम क्या करना चाहते हो, तो बरकत के आदमी तुम्हें पूरा खोल देंगे। क्या बोल रहे थे तुम? बरकत के अड्डे के अंदर जाना है? ले जाऊंगा, पर इस बॉक्स में क्या है? ऐसा मतलब तुमसे जितना बोला है उतना करो। ठीक है, उतना करने के 5 लाख रुपए लगेंगे। पागल हो गया है क्या? चलो बॉस, मुझे शुरू से ही पता था कि इसने बहुत सस्ता वाला नशा किया हुआ है। 1 मिनट फैजल। प्रोफेसर, 5 नहीं, मैं 3 देने को तैयार हूँ। प्रोफेसर की आंखों में चमक आ जाती है और फैजल की आंखों में गुस्सा। वो सनी को समझाते हुए कहता है, बॉस, ये क्या कर रहे हो आप? इसे इतने पैसे देने की जरूरत नहीं है। दे थोड़ी रहा हूँ फैजल, पैसे तो तब दूंगा जब ये हमें सही सलामत अंदर पहुंचा देगा। बोलो प्रोफेसर, डील मंजूर है? काम पूरा नहीं तो पैसे नहीं। लगता है बिजनेसमैन हो। ठीक है, मंजूर है। ये कहते ही प्रोफेसर फैजल की तरफ देखता है, जो कि गुस्सैल सांड की तरह प्रोफेसर की तरफ देख रहा है, और कहता है, बॉस जो बोल रहे हैं उसे सुनो। हर जगह एक फॉर्मूला फिट नहीं होता। हर प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए अलग फॉर्मूला लगाना पड़ता है। धीरे धीरे समझ जाओगे। चुपचाप मेरे पीछे पीछे आ जाओ। ये कहते ही प्रोफेसर वहां पास में एक बंद पड़ी फैक्ट्री की तरफ जाता है। फैजल मन ही मन सोच रहा है कि बस 2 मिनट के लिए प्रोफेसर उसे अकेला मिल जाए तो वो उसे अच्छे से अपनी ताकत का फॉर्मूला दिखा देगा। सनी सोच रहा है कि उसने जो दाव प्रोफेसर पर खेला है वो ठीक निकल जाए। अब सनी और फैजल दोनों की जान प्रोफेसर के हाथ में है, जो कि उन्हें बंद पड़ी हुई फैक्ट्री के अंदर ले जा रहा है। अंदर जाते ही फैजल सनी से कहता है, बॉस, अभी भी टाइम है, छोड़ो इस नशेड़ी को। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये हमें मरवाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये बरकत की गैंग का ही आदमी हो। इस पर विश्वास करना ठीक नहीं है। फैजल का शक सही साबित होगा। कहीं प्रोफेसर सही में बरकत बंद पड़ी हुई फैक्ट्री में ले जाता है। फैजल फिर से सनी को प्रोफेसर के साथ ना जाने के लिए कहता है, बॉस, मुझे ये नशेड़ी टेढ़ा आदमी लग रहा है, वापस चलते हैं। यही तो इसका प्लस पॉइंट है फैजल, कि ये टेढ़ा आदमी है। क्या आप बोल रहे हो बॉस? फैजल, जो काम हम करना चाहते हैं वो किसी सीधे आदमी के बस का काम भी नहीं है। हमें ऐसा ही कोई टेढ़ा आदमी चाहिए। वैसे भी सीधे बरकत के अड्डे में घुसना सुसाइड करने जैसा होता है। किसी ना किसी का भरोसा तो करना पड़ता, तो इस प्रोफेसर का ही सही। और अगर इसने ज्यादा होशियार बनने की कोशिश की तो तुम्हारे पास खुकरी है ना। फैजल समझ जाता है कि अब उनका मार्गदर्शन प्रोफेसर ही करने वाला है, और वो ऊपर वाले से दुआ करता है कि अब प्रोफेसर उन्हें ठीक जगह पर पहुंचा दे, क्योंकि उसका क्या भरोसा। मन में शक और उम्मीद दोनों लिए सनी और फैजल प्रोफेसर के पीछे पीछे चलते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद प्रोफेसर फैक्ट्री के एक रूम में पहुंचता है और वहां जमीन पर पड़े एक बड़े से बोरे को हटाता है। उसके नीचे कुछ लकड़ियों के फट्टे पड़े हैं। उसको साइड करने के बाद वहां पर एक खुफिया रास्ता दिखाई देता है, जिसमें से पानी के बहने की आवाज आ रही है। प्रोफेसर सनी और फैजल की तरफ ऐसे देखता है जैसे किसी खोजी दस्ते के सरदार ने पिछले 30 साल से चल रहे एक मिशन को पूरा कर दिया हो, और कहता है, बोला था ना, इस पूरे एरिया का मैप हूं मैं। अब अंडरग्राउंड जाने का टाइम आ गया है। आओ, बहुत खुशबूदार रास्ता है। ये कहकर प्रोफेसर नीचे उतर जाता है, पर जैसे ही सनी उसके पीछे जाने लगता है, फैजल उसे रोक कर कहता है, बॉस, आप नहीं, पहले मैं जाऊंगा। मेरे पीछे आइए आप। अगर इस नशेड़ी ने कुछ गड़बड़ की तो आपके पास संभलने का चांस होगा, और ये भी आप रखिए। फैजल अपनी खुकरी निकालकर सनी को दे देता है और प्रोफेसर के पीछे नीचे उतर जाता है। सनी जानता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर फैजल उसके साथ है तो किसी भी मुसीबत को उस तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सनी आखिर में नीचे उतरता है और देखता है कि वो एक सीवर में उतर रहे हैं, जहां पर बहुत बुरी स्मेल आ रही है। पर प्रोफेसर को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो फूलों के बाग में खड़ा है, और मुस्कुराते हुए कहता है, बोला था ना, बहुत खुशबूदार माहौल होगा। आया मजा? अभी और भी मजा आएगा। अरे नाक से हाथ हटाओ। सनी और फैजल ने इतनी कस के अपनी नाक को दबोच रखा है कि सांस भी आने में तकलीफ हो रही है। प्रोफेसर उन्हें सलाह देते हुए कहता है, थोड़ी देर में आदत हो जाएगी। मैंने तो केमिस्ट्री लैब में बहुत अलग अलग स्मेल सूंघी हैं। ये तो मेरे लिए कुछ नहीं है। पता है स्मेल को क्या कहते हैं? फैजल चिढ़कर कहता है, भाई, तेरा लेक्चर सुनने नहीं आए हम यहाँ। जाना कहाँ है? यहाँ से कोई रास्ता जाता है या फिर तू हमें यहाँ बेहोश करने आया है? ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम शक बहुत करते हो। मैं देख रहा हूँ जब से तुम मुझसे मिले हो बस शक ही कर रहे हो। लोगों पर भरोसा करना सीखो।
फिर देखो कैसे जिंदगी बदलती है तुम्हारी। ओ भाई, सत्संग बंद कर, मेरे दिमाग में गैस चढ़ रही है। ज्यादा बड़बड़ की तो यहीं तेरी जिंदगी बदल दूंगा। चलना शुरू कर। फैजल की टोन सुनकर प्रोफेसर मामले की गंभीरता को समझता है और चलते हुए कहता है, आ जाओ, बस थोड़ी दूर तक ही चलना है। ये रास्ता हमें सीधा बरकत पठान के अड्डे के किचन में लेकर जाएगा। मैं यहाँ से बहुत बार गया हूँ वहाँ खाना चुराने। कबाब, टिक्के, पूछो मत क्या क्या लजीज खाना होता है वहाँ। सनी और फैजल अपने मुंह पर हाथ रखे हुए उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। आज दोनों को समझ आ रहा है कि विल पावर सही में कोई चीज होती है। अगर नहीं होती तो अब तक वो दोनों इस बदबू से मर चुके होते। उनके लिए एक एक कदम मुश्किल हो रहा है। कम से कम 100 मीटर चलने के बाद फैजल फिर से गुस्से में पूछता है, और कितनी दूर जाना है? सीधा समंदर में निकालोगे क्या? तभी प्रोफेसर फैजल को चुप रहने का इशारा करता है और फिर ऊपर इशारा करते हुए मैन होल दिखाता है और कहता है, ये मैन होल सीधा किचन में खुलता है। चुप रहो और सुनने की कोशिश करो। सनी और फैजल दोनों की सूंघने की शक्ति तो नष्ट हो चुकी है, पर वो अपने सुनने की शक्ति का पूरा इस्तेमाल करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त ऊपर किचन में कोई है या नहीं। प्रोफेसर, जो कि इतनी बार यहाँ आ चुका है, फुसफुसाते हुए कहता है, रास्ता साफ है, अभी ऊपर कोई नहीं है। लंच करके सब हॉल में सुस्ता रहे होंगे या फिर लड़कियों का डांस देख रहे होंगे। चलो ऊपर चलते हैं। पर इससे पहले कि वो लोग ऊपर जाएं, फैजल एक बार फिर गौर से ऊपर की आवाजें सुनने की कोशिश करता है और तभी प्रोफेसर फैजल की पीठ पर जो बॉक्स है उसे थोड़ा खोल कर देखता है। जैसे ही फैजल को एहसास होता है कि प्रोफेसर ने उसके बॉक्स को छुआ है, फैजल एक ही दाव में प्रोफेसर को जमीन पर चित कर देता है और उसकी पीठ पर घुटना रखकर बैठ जाता है। सनी को समझ नहीं आता कि अचानक फैजल ने प्रोफेसर के साथ ऐसा क्यों किया और वो पूछता है, क्या हुआ फैजल, इसने कुछ गड़बड़ की क्या? हाँ बॉस, ये मेरे बॉक्स को हाथ लगा रहा था। बॉक्स को तो हाथ लगाया है भाई, तू तो ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे तेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ दिया। घुटना हटा मेरी पीठ से, पसलियां टूट जाएंगी मेरी। पर आपने ऐसा क्यों किया प्रोफेसर? अरे प्रोफेसर हूँ, क्यूरियोसिटी भी कोई चीज होती है। जब से तुम मिले हो मैं यही सोच रहा हूँ कि तुम बरकत के अड्डे में जाकर क्या करने वाले हो। पर तुम जो भी करने वाले हो ना, वो कर नहीं पाओगे, क्योंकि इस बॉक्स में जो गन्स हैं वो नकली हैं। ये सुनते ही सनी और फैजल के होश उड़ जाते हैं। वो सोच रहे हैं कि प्रोफेसर को कैसे पता चला कि उस बॉक्स में नकली गन्स हैं। सनी कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है बॉक्स में। अरे हम तो इस कांड में साथी हैं, आपस में क्यों झूठ बोलना। मैं रात दिन गैंगस्टर्स के आसपास रहता हूँ। शक तो मुझे पहले ही हो गया था, पर जैसे ही बॉक्स के अंदर देखा तो यकीन हो गया कि गन्स ही हैं। पर एक झलक में कैसे पता चला कि गन्स नकली हैं? एक असली गन का वेट कम से कम 1 से 1.5 किलो तक होता है, और जितनी गन्स तुमने बैग में भरी हुई हैं उसके हिसाब से बॉक्स का वजन कम से कम 10 से 15 किलो तक होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो गन्स तो नकली हैं। ये सुनते ही सनी प्रोफेसर की बारीक नजर और नॉलेज से इम्प्रेस हो जाता है और फैजल को इशारा करता है कि वो प्रोफेसर को छोड़ दे। उठते ही प्रोफेसर फैजल से कहता है, यार तुम मेरे पुराने जन्म के दुश्मन हो क्या? अभी पसली टूट जाती तो। फैजल की तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ प्रोफेसर, चलें ऊपर। चले तो जाएंगे, पर ये नकली गन्स के साथ तुम करना क्या चाहते हो? वो ऊपर चलने के बाद पता चल जाएगा। अच्छा, वैसे एक बात बताऊं, मुझे तो ये भी पता है कि बरकत पठान का सारा बंदूक, असला बारूद कहाँ पड़ा है। असली वाला असला बारूद, तुम्हारी तरह नकली नहीं। अच्छा, कहाँ पड़ा है? वो भी ऊपर जाकर ही बताऊंगा। जैसे सनी और फैजल अपने पत्ते नहीं खोलते, वैसे ही प्रोफेसर भी अपने पत्ते नहीं खोलता। अब ऊपर जाने की बारी है। तभी सनी प्रोफेसर से कहता है, देखिए प्रोफेसर, अगर अभी वापस जाना चाहते हैं तो चले जाइए। ऊपर जाकर हम जो करने वाले हैं उसमें बहुत खतरा होगा। पकड़े गए तो बात जान पर भी आ सकती है। मैं तो आपको फोर्स नहीं करना चाहता। पैसों की चिंता मत करिए, वो मैं आपको दे दूंगा। 6 आदमी मालूम होते हो तुम। ये बोलने के लिए थैंक्स, पर अब मुझे भी तुम्हारे मिशन में मजा आने लगा है। मेरे लिए ये एक एक्सपेरिमेंट की तरह है, इसे तो मैं कंप्लीट करना चाहूंगा। चलो चलते हैं। जैसे ही प्रोफेसर ऊपर जाने के लिए तैयार होता है, फैजल उसे रोक कर कहता है, पहले मैं चेक करूंगा। कर ले भाई, तू चेक कर ले। इस आदमी को शक की बीमारी है क्या? यहाँ मैं जान देने को तैयार हूँ, पर यह तो मेरा भरोसा ही नहीं कर रहा। फैजल प्रोफेसर की बात पर ध्यान दिए बिना मैन होल उठाता है और झांक कर देखता है। क्या सीन है फैजल? लग तो किचन ही रहा है और कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। मैंने तो बोला ही था
जासूस चार्ली उर्फ फैजल, अब तो मुझ पर विश्वास करो, चलो अब जल्दी करो। फैजल ऊपर चढ़ जाता है और उसके बाद प्रोफेसर और सनी भी। फैजल तुरंत अपने बॉक्स को खोलकर उसमें से कुछ गन्स निकालकर किचन में रखता है और अपने फोन्स पर उनकी फोटोज लेने लगता है। ये देखकर प्रोफेसर के सामने सनी और फैजल के प्लान की तस्वीर साफ होने लगती है। वो कहता है, अच्छा अच्छा, तो ये बात है, तुम लोग बरकत पठान के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे हो ताकि पुलिस को दिखा सको। असली गैंगस्टर नहीं हो तुम लोग, होते तो असली गन्स लेकर आते, पर इन छोटे मोटे पटाखों से क्या होगा। जब करना ही है तो बड़ा धमाका करो। चलो तुम्हें बरकत पठान के असली बारूद का गोदाम दिखाता हूँ, जिसके दम पर वो अंडरवर्ल्ड पर राज कर रहा है। आ जाओ पीछे पीछे। सनी को लग रहा है कि सच में आज उसका जैकपॉट लग गया है। अगर प्रोफेसर सच बोल रहा है उसे बरकत के खिलाफ बहुत बड़ा सबूत मिल जाएगा। सनी बरकत से सीधा लड़कर अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। वो उसे पुलिस के हवाले करने के लिए ये सब कर रहा है। फैजल सनी के लिए ये कर रहा है और प्रोफेसर ये सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए और थ्रिल के लिए कर रहा है। पर वो कहते हैं ना, थ्रिल कैन किल। किचन से बाहर निकलते ही प्रोफेसर सर नीचे करके पतले पतले रास्तों से बरकत के असले के गोदाम की ओर बढ़ने लगता है। बरकत का अड्डा एक भूल भुलैया की तरह है, जिसे उसने जानबूझकर ऐसा बनाया है ताकि मुसीबत के टाइम पर वो बचकर भाग सके। अगर इस वक्त सनी और फैजल के साथ प्रोफेसर नहीं होता तो वो कभी भी इस भूल भुलैया से बाहर नहीं निकल पाते। थोड़ी दूर चलने के बाद वो देखते हैं कि सामने एक दरवाजा है जहां पर बरकत के दो आदमी गन्स लेकर खड़े हुए हैं। वो दोनों फोन पर स्टैंड अप कॉमेडी देखकर हंस रहे हैं। उन्हें देखते ही फैजल कहता है, बॉस बस दो ही हैं, इन्हें तो हम संभाल लेंगे। बात वो नहीं है फैजल, उनके पास गन्स भी हैं और अगर शोर मच गया तो इनके और भी साथी आ जाएंगे। बोला था ना, हर काम ताकत से नहीं होता फैजल उर्फ जासूस चार्ली। तुम थोड़ी लस्सी पिया करो, दिमाग को ठंडा रखती है, नहीं तो किसी दिन ठंडे पड़ जाओगे। फैजल बहुत चिढ़ा हुआ है क्योंकि प्रोफेसर उसे जासूस चार्ली कहकर बुला रहा है। उसका मन तो कर रहा है कि अपनी नकली बंदूक से असली गोली चलाकर प्रोफेसर का काम वहीं तमाम कर दे, पर इस वक्त प्रोफेसर उनके लिए उतना ही जरूरी है जैसे बंदूक के लिए गोली। वो अपना गुस्सा पी जाता है। तभी प्रोफेसर आगे कहता है, अब देखो और सीखो बड़ों से। इससे पहले कि सनी और फैजल कुछ भी समझे, प्रोफेसर बेधड़क उन दोनों लोगों की तरफ चलने लगता है। फैजल और सनी उसी वक्त एक कोने में छुप जाते हैं और फैजल कहता है, बॉस ये नशेड़ी पक्का हमें मरवाएगा। मुझे तो लगता है ये उन्हें हमारे बारे में बताने गया है। अब तो जो भी होगा देख लेंगे फैजल। अगर ये बरकत का गुर्गा है तो हम इसके जाल में फंस चुके हैं। वापस किचन तक जाना नामुमकिन है। देखते रहो क्या होता है। प्रोफेसर सीधा उन आदमियों के पास जाकर पूछता है, टॉयलेट कहाँ पर है, जल्दी बताओ नहीं तो यहीं पर हो जाएगा। प्रोफेसर की अर्जेंसी को देखकर वो दोनों लोग ये पूछना भूल जाते हैं कि प्रोफेसर आखिर है कौन। ऊपर से प्रोफेसर का हुलिया भी थोड़ा गुंडे जैसा है, तो इस बात का फायदा भी उसे मिलता है और उन दोनों में से एक गुंडा प्रोफेसर का मजाक बनाते हुए कहता है, वो सामने है, जल्दी जा नहीं तो तेरी रील बना दूंगा। प्रोफेसर का प्रेजेंस ऑफ माइंड देखकर सनी और फैजल दोनों दंग रह जाते हैं। फैजल के दिल में ना चाहते हुए भी उसके लिए थोड़ी इज्जत आ जाती है। पर अभी तो प्रोफेसर का तमाशा बाकी है। वो टॉयलेट के पास जाता है, ऐसा दिखाता है कि दरवाजा अंदर से बंद है। फिर वो भागकर उनके पास आकर कहता है, अंदर तो कोई है, लगता है आज यही काम हो जाएगा। दोनों गुंडे प्रोफेसर को तड़पता हुआ देखकर मजे लेते हैं और पहले वाला गुंडा अपने फोन पर प्रोफेसर का वीडियो बनाने लगता है। प्रोफेसर भी जानबूझकर उसे ऐसा करने देता है और ऐसी पोजीशन में जाकर खड़ा हो जाता है जहां से वो दोनों गुंडे सनी और फैजल को ना देख पाए। प्रोफेसर इशारे से सनी और फैजल को वहां से आगे जाने के लिए कहता है। सनी और फैजल हरकत में आते हैं जब गुंडे प्रोफेसर की रील बनाने में बिजी हैं। सनी और फैजल चुपके से आगे निकल जाते हैं। उनके वहां से निकलते ही प्रोफेसर उन दोनों गुंडों से कहता है, पता नहीं ये कब टॉयलेट से बाहर आएगा, मैं आगे वाले में चला जाऊंगा। गरीब की मजबूरी का मजाक मत बनाना, वीडियो इंटरनेट पर मत डालना। अबे चल, ये तो पक्का डालूंगा, बहुत लाइक आएंगे। गुंडे वीडियो अपलोड करने में लग जाते हैं और प्रोफेसर सनी और फैजल को वहां पास के एक रूम में ले जाता है। अंदर घुसते ही सनी और फैजल की सांसें अटक जाती हैं। आखिर क्या है उस रूम में जिसे देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी। जैसे ही सनी और फैजल प्रोफेसर के बताए हुए रूम में घुसते हैं, उन्हें 440 वोल्ट का झटका लगता है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो किसी मिलिट्री के गोडाउन में आ गए हैं, जहां पर हथियारों की भरमार है। रूम के चारों तरफ रैक्स बने हुए हैं जिसमें देसी के साथ साथ हाई एंड हथियार हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बहुत प्यार से हथियारों को सजा कर रखा हुआ है।
वहाँ हैंड पिस्टल से लेकर AK-47 जैसे एडवांस्ड हथियार भी हैं, जिन्हें सनी ने बस फिल्मों में देखा है। सनी और फैजल फटी आंखों से एक रैक के पास जाते हैं और सनी से पूछे बिना रहा नहीं जाता। ये सब असली है क्या? प्रोफेसर भी असली मुस्कान के साथ कहता है, बिल्कुल असली है। ये तुम्हारी गन्स की तरह सिर्फ नाम के नहीं, काम के भी हैं। वजन देखो एक एक हथियार का, छू कर देखो, मजा आ जाएगा। फैजल इतना ज्यादा हैरान हो गया है कि उसका मुंह खुला का खुला है और वो पूछता है, बॉस, ये बरकत पठान क्या पूरे शहर को उड़ाने का प्लान बना रहा है? इतने सारे हथियारों के साथ तो ये आर्मी का भी मुकाबला कर सकता है। हाँ फैजल, लग तो ऐसे ही रहा है। ये सब देखकर मुझे लग रहा है कि मैं लकी हूँ जो पिछली बार बच गया। पर अब बरकत को मौका नहीं दे सकते, क्योंकि अगर उसने अपने इन हथियारों का इस्तेमाल किया तो हमारा बचना मुश्किल है। एक बार हाथ लगा के देख लेता हूँ बॉस। फैजल जैसे ही उन हथियारों को हाथ लगाने के लिए आगे बढ़ता है, सनी उसे रोकते हुए कहता है, नहीं फैजल, यहाँ पर किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाना। असला एक ऐसी चीज़ है जो तुम अपनी मर्जी से हाथ में लेते हो, पर वो चलता खुद की मर्जी से है। तो जितना दूर रहो अच्छा है। फैजल को सनी की बात समझ आ जाती है और वो 2 कदम पीछे ले लेता है। सनी उसी वक्त उस पूरे रूम का वीडियो बनाकर एक फेक आईडी से किसी को ईमेल कर देता है। काम होते ही सनी प्रोफेसर से कहता है, चलिए प्रोफेसर, आप जैसे हमें यहाँ लाए थे वैसे ही बाहर भी निकालो, क्योंकि अगर हम बाहर नहीं निकले तो आपको पैसे कौन देगा? ये सुनते ही प्रोफेसर बिना टाइम वेस्ट किए वापस उन गुंडों के पास जाता है और नाटक करता है कि जहां वो गया था वहां भी उसे टॉयलेट फ्री नहीं मिला। वो दोनों गुंडे प्रोफेसर की हालत पर हंसने लगते हैं और फिर से रील बनाने में बिजी हो जाते हैं। सनी और फैजल मौका देखकर उनकी नजरों से बचते हुए वहां से निकल जाते हैं। प्रोफेसर भी फिर एक बहाना बनाकर वहां से कट लेता है और वापस उसी रास्ते से वो तीनों किचन में आ जाते हैं। बाद में वो तीनों जैसे चूहों की तरह वहां आए थे वैसे ही मैन होल से सीवर में आ जाते हैं। किसी को कानो कान खबर नहीं होती कि वहां पर कोई आया भी था। वो लोग सीवर के रास्ते वापस बरकत पठान के अड्डे के बाहर की तरफ आ जाते हैं और एक ऐसी जगह पर खड़े हो जाते हैं जहां से सनी अपने साथ लाए बाइनोकुलर की हेल्प से देखने लगता है कि अड्डे के अंदर क्या चल रहा है। वो देखता है कि बरकत एक बड़े से हॉल में बॉक्सर्स पहनकर लेटा हुआ है और 2 लड़कियां उसकी मसाज कर रही हैं। तभी अचानक से एक आदमी आकर उसके कान में कुछ कहता है, जिसे सुनकर बरकत गुस्से से खड़ा होता है और उस आदमी के साथ हॉल के दूसरे कोने में जाता है, जहां पर 2 लोग एक दूसरे पर गन ताने खड़े हुए हैं। बरकत जाते ही दोनों को एक एक थप्पड़ मारता है और कहता है, अबे सालों, बाहर के दुश्मन कम है क्या जो तुम आपस में लड़ रहे हो? और ये गन्स किसने निकाली गोदाम में से? वापस रखो कमीनों, बात बात पर गन निकाल लेते हो। आज का माहौल वैसे ही गर्म है। पुलिस मुस्तैद हो गई है। अपने अड्डे पर कोई भी असला खुला नहीं मिलना चाहिए। पुलिस आ गई तो। जैसे ही बरकत ये कहता है, बाहर से पुलिस का सायरन सुनाई देता है। बरकत के मुंह से निकल जाता है, ऊपर वाले, तुझे भी अभी ही मेरी जुबान पर बैठना था। पुलिस वाले कहां से आ गए? उसी वक्त बरकत के गैंग का एक लड़का तेजी से उसके अड्डे का मेन गेट बंद कर देता है और दूसरा उससे पूछता है, अब क्या करें बरकत भाई? लगता है किसी ने हमारे खजाने के बारे में पुलिस को खबर दे दी। ये खबर और किसी ने नहीं बल्कि सनी ने दी है और वो अब दूर बैठकर सारा तमाशा देख रहा है। उसने जो ईमेल किया था वो पुलिस इंस्पेक्टर हेरम्ब की आईडी पर किया था। सनी जानता है कि हेरम्ब एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है। जैसे ही हेरम्ब को बरकत के हथियारों के गोडाउन के बारे में पता चला, वो उसी वक्त अपनी फोर्स के साथ बरकत के अड्डे के लिए निकल गया। वो बरकत को कोई चांस नहीं देना चाहता और चारों तरफ से उसके अड्डे को घेर लेता है और फिर माइक पर अनाउंसमेंट करता है, बरकत, इसे फिल्म की नकली पुलिस समझकर भिड़ने की गलती मत करना। हम असली पुलिस हैं और असली शूटिंग करते हैं, तो चुपचाप अपने लोगों के साथ सरेंडर कर दे। मुझे पता है कि तूने अंदर क्या छुपाया हुआ है। चुपचाप बाहर आ जा। अगर हम अंदर आ गए तो तुझे और तेरी गैंग को अंदर तक खोल देंगे। ये सुनते ही बरकत गैंग के लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। सब बरकत की तरफ देख रहे हैं और अगर वो हथियारों के साथ पकड़ा गया तो फिर तो उसकी पूरी जिंदगी जेल में ही कटेगी। तो क्यों ना वो पुलिस से भिड़ जाए। वो अपने लोगों से कहता है, गोदाम खोल दो। सबके सब गैंग मेंबर्स लोग हथियारों के गोदाम की तरफ भागते हैं। दूसरी तरफ हेरम्ब के साथ एक कांस्टेबल है। वो हेरम्ब से कहता है, सर, वैसे मैं जान देने से नहीं डरता, पर खुदकुशी करना भी तो ठीक बात नहीं है। आपको जो वीडियो आया है उसमें जितने हथियार हैं उनके सामने हम लोग बहुत देर तक टिक नहीं पाएंगे। और सही कहूं तो मैंने तो पिछले 10 साल में गन का इस्तेमाल भी नहीं किया है। जंग खा गई है, नहीं चली तो। हेरम्ब डिसअपॉइंटमेंट के साथ कांस्टेबल की तरफ देखकर कहता है,
मुझे पता था कि अपनी पुलिस में तुम जैसे लोगों की कमी नहीं है राणे, इसलिए मैंने ऑलरेडी कमिश्नर सर को और पुलिस फोर्स को हमारी हेल्प करने के लिए भेजने के लिए बोल दिया है। पर जब तक वो नहीं आ जाती तब तक तो मोर्चा हमें ही संभालना है। चलो आगे बढ़ो। ये सुनते ही उस कांस्टेबल के पैर कांपने लगते हैं, उसके माथे पर पसीना आने लगता है, जिसे देखकर हिरम्ब कहता है, तुम रहने दो, यहीं रहो और एडिशनल पुलिस फोर्स का इंतजार करो। पर यहीं रहना, यहाँ से मत भाग जाना। और प्लीज किसी को कभी ये मत बोलना कि तुम एक पुलिस अफसर हो। बुज़दिल लोगों का काम नहीं है ये। इतना ही डर लगता है तो पुलिस फोर्स क्यों ज्वाइन की थी? देश के लिए कुछ करने का मौका बार बार नहीं आता है। पर तुम रहने दो, जाओ गाड़ी में बैठ जाओ। उस कांस्टेबल को हिरम्ब की बात बुरी तो लगती है, पर उसे अपनी जान से ज्यादा प्यार है, इसलिए वो चुप रहता है। उस कांस्टेबल को वहीं छोड़कर हिरम्ब अपने साथियों के साथ बरकत के अड्डे के मेन गेट पर जाता है और अनाउंस करते हुए कहता है, बरकत, हम खून खराबा नहीं चाहते हैं। हमारे पास तुम्हारे अड्डे का सर्च वारंट है। दरवाजा खोलो और हमें अपना काम करने दो। हिरम्ब के बार बार वार्निंग देने पर भी अंदर से जब कोई आवाज नहीं आती तो वो अपने 2 पुलिस वालों को दरवाजा खोलने का इशारा करता है। पर जल्दी ही वो समझ जाते हैं कि दरवाजा अंदर से बंद है। जब हिरम्ब अपने साथियों के साथ दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा होता है, तभी उस कांस्टेबल की अंतरात्मा जाग जाती है और वो बिना किसी को बताए अपने आप से बात करता हुआ बरकत के अड्डे के एक कोने में जाता है। डर मत, आज दिखा दे हिरम्ब सर को कि तू बुज़दिल नहीं है। टाइम आने पर तेरी टाई टाई फिश नहीं होती है, तू असली पुलिस वाला है। ये कहते हुए वो कांस्टेबल एक खिड़की के पास पहुंचता है और जोश में हिरम्ब से कहता है, सर यहाँ से आ जाओ, इस खिड़की को तोड़ देते हैं। जैसे ही हिरम्ब देखता है कि राणे खिड़की के सामने खड़ा है और जोर जोर से चिल्ला रहा है, हिरम्ब चिल्लाता है, राणे खिड़की के सामने से हटो। इससे पहले कि राणे हिल ही पाता, अंदर से गोलियों की बौछार आती है और राणे को छेद देती है। वो वहीं पर गिर पड़ता है। हिरम्ब उसी वक्त राणे को बचाने के लिए उसकी तरफ भागता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी है। हिरम्ब राणे को घसीटकर खिड़की से दूर लाता है और राणे कहता है, सर, राणे बुज़दिल नहीं है। मेरी फैमिली को बताना कि मैंने छाती पर गोली खाई थी। ये कहते ही राणे के प्राण निकल जाते हैं और हिरम्ब की आंखें भर आती हैं। वो सोचता है कि काश वो राणे को बुज़दिल नहीं बोलता तो वो अभी जिंदा होता। हालांकि हिरम्ब को इस बात की खुशी भी है कि राणे ने देश के लिए लड़ते हुए अपनी जान दी है। हिरम्ब राणे की लाश को बरकत के अड्डे से दूर ले जाता है। सनी, फैजल और प्रोफेसर दूर से इस पूरी घटना को देख रहे हैं। तभी वहां पर बहुत सारे जर्नलिस्ट्स भी आ जाते हैं और वहां से लाइव रिपोर्टिंग शुरू कर देते हैं। मुंबई पुलिस की बहुत बड़ी कार्रवाई, बरकत पठान के अड्डे पर छापा। बरकत पठान और पुलिस के बीच फायरिंग, एक पुलिस वाले के शहीद होने की खबर। आप हमारे साथ बने रहिए। हिरम्ब सब रिपोर्टर्स को सेफ डिस्टेंस पर खड़ा करवाता है और एडिशनल पुलिस फोर्स का वेट करने लगता है। तभी वहां पर एडिशनल फोर्स अपनी बख्तर बंद गाड़ियों में पहुंचती है, जिसे देखकर हिरम्ब का जोश 10 गुना हो जाता है। बरकत ने हिरम्ब के कांस्टेबल को मारा है। अब ये बात सिर्फ सही और गलत या फिर पुलिस और क्रिमिनल की नहीं रह गई है, ये हिरम्ब के लिए पर्सनल लड़ाई बन गई है। वो कैसे भी करके राणे की मौत का बदला लेना चाहता है और अपने हाथों से बरकत का काम तमाम करने की कसम खाता है। पूरी पुलिस फोर्स आकर अपनी पोजीशन लेती है और सबसे पहले बम से मेन डोर को उड़ा देती है। दरवाजे के परखच्चे उड़ते ही हिरम्ब गोलियों की बौछार करता हुआ बाकी लोगों के साथ बरकत के अड्डे में दाखिल होता है। दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है, गोलियों की आवाज हर जगह गूंज रही है। कुछ बुलेट्स तो बाहर खड़े रिपोर्टर्स के कानों के पास से निकल जाती हैं, जिसके बाद वो और भी दूर जाकर खड़े हो जाते हैं। बरकत के गैंग में लोगों की कमी नहीं है, पर वो पुलिस फोर्स जितने ट्रेन नहीं है। कुछ ही मिनटों में पुलिस फोर्स बरकत के गैंग पर हावी हो जाती है और वो जान बचाकर भागने लगते हैं। बरकत भी अपनी पोजीशन से पीछे हट जाता है। भागते हुए बरकत के गुर्गे उससे पूछते हैं, बरकत भाई कुछ करो, ये लोग सरेंडर करवाने के मूड में नहीं लग रहे हैं। ये तो हमारी जान के पीछे पड़ गए। आपको उस कांस्टेबल को नहीं मारना चाहिए था भाई। जैसे ही बरकत ये सुनता है, वो अपने ही गुर्गे को गोली मार के कहता है, साला कान में चिल्ला रहा है, सोचने नहीं दे रहा। बरकत के गुर्गे जानते हैं कि अगर उन्होंने कुछ भी कहा तो अगली गोली उनके बदन में घुसेगी। थोड़ी देर तक सोचने के बाद बरकत रोशन दत्ता को फोन करता है। अब रोशन दत्ता ही है जो उसे अपनी पावर का इस्तेमाल करके बचा सकता है, पर वो बरकत का फोन नहीं उठा रहा है। बरकत गुस्से में पागल हो रहा है, पर जब 2 बार कोशिश करने पर भी रोशन उसका फोन नहीं उठाता तो बरकत फोन को जमीन पर फेंक कर अपने लोगों से कहता है, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, चलो निकलो यहाँ से।
ये कहकर बरकत अपने अड्डे पर बने खुफिया दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है, पर वहां पर अंदर से ताला लगा हुआ है। बरकत जोर से चिल्लाता है, चाबी कहाँ है इसकी? बब्बन के पास थी भाई, जिसे आपने खुद उड़ा दिया। अच्छा होता कि तुझे उड़ा देता। बरकत उस गुंडे की गन छीनकर ताले पर गोली मारता है और एक झटके में ताला टूट जाता है। बरकत उस दरवाजे से बाहर निकलता है, पर इससे पहले कि उसके आदमी बाहर आए, वो दरवाजा बंद कर देता है। बरकत के हिसाब से पुलिस फोर्स को उन्हें मारने में जितना वक्त लगेगा, उतना ही वक्त उसे वहां से भागने के लिए ज्यादा मिल जाएगा। बरकत अपने आदमियों को मरने के लिए वहीं छोड़कर भाग जाता है। उसके अड्डे के पीछे की गली में उसने अपनी कार खड़ी कर रखी थी, जिसमें बैठकर वो वहां से फरार हो जाता है। बरकत के पास अब बस एक ही चारा है, उसे जल्द से जल्द महाराष्ट्र की सरहद को क्रॉस करके गुजरात में एंटर करना होगा, जिससे उसे अपनी जान बचाने का टाइम मिल जाएगा। इसी उम्मीद से वो कार को जितनी स्पीड में हो सके हाईवे पर दौड़ा रहा है। इस वक्त अगर वो कार रेस में होता तो जीत जाता, पर आज वो बुरी तरह से हार गया है। थोड़ी देर पहले तक जिस बरकत पठान पर कोई हाथ भी नहीं डाल सकता था, अब वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। क्या बरकत पठान ने बहुत मुश्किल से अंडरवर्ल्ड में अपनी जगह बनाई, जिसके लिए उसने बड़े बड़े कारनामे किए, और उसकी एक गलती उस पर भारी पड़ गई, और वो थी सनी मेहता से पंगा लेने की गलती, जिसकी वजह से आज उसके अड्डे पर पुलिस ने अटैक कर दिया, उसके लोगों और हथियारों को अपने कब्जे में ले लिया, और अब पूरी पुलिस फोर्स उसकी जान के पीछे पड़ी है। बरकत गुजरात हाईवे पर गाड़ी दौड़ाता हुआ सोच रहा है कि किसी तरह वो महाराष्ट्र का बॉर्डर क्रॉस कर ले। वो बॉर्डर क्रॉस करने ही वाला होता है कि तभी उसकी कार का अगला टायर पंचर हो जाता है। स्पीड में होने की वजह से कार स्किड होते हुए हाईवे से उतरकर खेतों में उतर जाती है। बरकत सोच रहा है कि आज उसकी लाइफ का सबसे मनहूस दिन है, क्योंकि उसके साथ सब गलत हो रहा है। किसी तरह से वो कार से बाहर निकलता है और अपनी गन को पैंट में फंसाकर खेतों में भागने लगता है, पर उसकी ये दौड़ उसे ज्यादा दूर नहीं ले जा पाती। वो एक आदमी से टकराकर जमीन पर गिर जाता है। उठते ही वो अपनी गन निकालकर उस आदमी के माथे के बीच में रखकर धमकाते हुए कहता है, जान प्यारी है तो मेरे रास्ते से हट जा। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि फैजल है। फैजल के माथे पर गन लगी हुई है, पर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट है, और थोड़ी दूर पर छुपकर इस पूरे सीन को देख रहे सनी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट है। उसके पास खड़े प्रोफेसर को समझ नहीं आ रहा है कि ऐसी सिचुएशन में वो दोनों हंस क्यों रहे हैं, और यही सवाल बरकत के दिमाग में भी आता है। तभी बरकत के पीछे से इंस्पेक्टर हिरम्ब के आने की आवाज आती है, और वो फैजल से कहता है, ऊपर वाले को मेरा सलाम बोलना। ये कहते ही बरकत ट्रिगर दबा देता है, पर फैजल के सर के चिथड़े उड़ने के बजाय बरकत के होश उड़ जाते हैं। गन में से गोली तो छोड़ो धुआं तक नहीं निकलता। तभी बरकत को रियलाइज होता है कि उसके हाथ में जो गन है वो नकली है। हड़बड़ी में बरकत को असली और नकली गन का फर्क भी नहीं पता चला, और तभी फैजल बरकत के पेट में जोर से घुटना मारता है, और वो जैसे ही जमीन पर गिरता है तभी हिरम्ब आकर उसे गर्दन से पकड़ लेता है। हिरम्ब के दिल में कांस्टेबल राणी की मौत का इतना ज्यादा गुस्सा है कि वो बरकत को जानवरों की तरह पीटने लगता है। हिरम्ब बरकत के माथे पर गन रखकर उसे शूट करने वाला होता है कि तभी उसे अपने फर्ज की याद आती है, और वो कहता है, मैंने इस वक्त ये वर्दी नहीं पहनी होती ना बरकत, तो अभी तू जमीन के अंदर होता। हिरम्ब बरकत को वहां से घसीटता हुआ ले जाता है, और फैजल जैसे ही सनी के पास जाता है वो कहता है, एक बार को तो मुझे लगा कि अगर उसकी गन असली होती तो। लगा तो मुझे भी था बॉस, पर मैंने उस गन को पहचान लिया था, तभी तो मुस्कुरा रहा था। तुम्हारी मुस्कुराहट देखकर ही मैं समझ गया था कि तुम सेफ हो। पर एक बात सुन लो फैजल, आज तो तुमने मुझे खतरे के सामने जाने से रोक दिया, पर अगली बार मैं आगे जाऊंगा। बॉस, जब जब मैं आपके साथ होऊंगा, आगे हमेशा मैं ही जाऊंगा। आप चाहे कुछ भी कह लो, मैं आपकी ये बात नहीं मानूंगा। सनी बखूबी जानता है कि इस मामले में फैजल सनी की भी नहीं सुनेगा, इसलिए बिना कुछ कहे सर हिलाकर उसके साथ वहां से जाने लगता है। तभी प्रोफेसर पीछे से कहता है, अरे कहाँ जा रहे हो तुम लोग? मेरे पैसे कौन देगा? अरे हाँ, सॉरी प्रोफेसर साहब, आप अपना अकाउंट नंबर दीजिए, मैं भी पैसे ट्रांसफर करवा देता हूँ। जैसे ही प्रोफेसर के अकाउंट में पैसे आते हैं, वो समझ जाता है कि सनी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। सनी ने 3 मिनट के अंदर उसके अकाउंट में 3 लाख रुपए डलवा दिए हैं। वो सनी से पूछता है, इतनी बड़ी डील कर ली हमने, पर मैंने तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं। नाम क्या है तुम्हारा? सनी मेहता। वो मेहता इंडस्ट्री वाला सनी मेहता तो नहीं हो ना तुम? जी, मैं वही हूँ। क्या बात कर रहे हो? अच्छा, तभी कहूँ इतने से काम के इतने पैसे कैसे दे दिए तुमने मुझे? काम आपके लिए छोटा था, पर मेरे लिए बड़ा, तो थैंक यू। ये कहकर सनी जैसे ही वहां से फैजल के साथ जाने लगता है, तो प्रोफेसर उनके पीछे पीछे चलने लगता है। फैजल चिढ़कर उससे कहता है, अब पीछा मत करो हमारा,
और पैसे नहीं मिलेंगे। पैसे नहीं चाहिए मुझको, जॉब चाहिए। मैंने कहा था ना कि मैं इस नर्क से निकलना चाहता हूँ। प्लीज मुझे कोई जॉब दे दो। तुम्हारी तो इतनी सारी कंपनीज हैं सनी। प्लीज बुरा मत मानना प्रोफेसर साहब, पर मैं ड्रग एडिक्ट के साथ काम नहीं करता। किसने कहा कि मैं ड्रग एडिक्ट हूँ? आपका ये आदमी कब से मुझे नशेड़ी नशेड़ी कह रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं नशेड़ी हूँ। हाँ, मैं ड्रग्स बेचता जरूर हूँ, पर वो मेरी मजबूरी है। मैं कोई मन से ये काम नहीं करता। बहुत कर्जा चढ़ गया है मुझ पर, जिसे उतारने के लिए मुझे ये काम करना पड़ता है। एक बार मुझे अच्छी जॉब मिल गई तो मैं ये सब छोड़ दूंगा। सनी को शुरू से प्रोफेसर में कुछ तो बात लगती है, पर वो अभी भी श्योर नहीं है कि उस पर विश्वास किया जाए या नहीं। वो पूछता है, आपकी नोटबुक के फॉर्मूलाज देखकर तो लगता है कि आप काफी अच्छे प्रोफेसर रहे होंगे। फिर आपको कोई कॉलेज जॉब क्यों नहीं दे रहा? मैंने बोला था ना कि मैं एनएम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। हाँ, आपने कहा तो था, पर फिर आपने जॉब क्यों छोड़ दी? मैंने नहीं छोड़ी, वहां के प्रिंसिपल ने मुझे निकाल दिया। लेकिन क्यों? क्योंकि वहां के प्रिंसिपल सुभाष कुंद्रा को ये पसंद नहीं आया कि मैंने सबके सामने उसे एक्सपोज कर दिया। सनी को कुछ याद आता है और वो कहता है, सुभाष कुंद्रा से तो मैं अभी अभी मिला था। सुभाष कुंद्रा वही है जो यूनिवर्सिटी के हेड्स की मीटिंग में सनी की हर बात को काट रहा था। सनी क्यूरियस होकर पूछता है, पर क्या एक्सपोज किया आपने उनके बारे में? फेवरेटिज्म। वो अपने फेवरेट स्टूडेंट्स को बाकी स्टूडेंट्स से ज्यादा मार्क्स देता था। हम दोनों बचपन के दोस्त थे, पर जब ये बात मुझे पता चली तो मैंने उसे कन्फ्रंट किया और ऐसा करने से रोका। पर तभी वो यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल बन गया और उसने मुझे ही कॉलेज से निकाल दिया। ऊपर से उसने मेरे बारे में ऐसे रूमर्स फैलाए कि मुझे और किसी यूनिवर्सिटी ने भी जॉब नहीं दिया। कर्जा बढ़ता गया और फिर मेरे पास ये काम करने के अलावा और कोई चारा नहीं रह गया। अब तक तो सनी को बस प्रोफेसर के टैलेंट पे इंटरेस्ट था, पर उसकी बैक स्टोरी सुनने के बाद अब प्रोफेसर में भी इंटरेस्ट आ गया है। साथ ही उसने ये भी सोच लिया है कि अगर सुभाष कुंद्रा ने बाकी यूनिवर्सिटीज के प्रिंसिपल्स को सनी के रिक्रूटमेंट प्रोजेक्ट के खिलाफ भड़काने की कोशिश की तो वो प्रोफेसर मुसाफिर को सुभाष कुंद्रा के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। ये पूरा गणित करने के बाद सनी प्रोफेसर से कहता है, ठीक है, आप हमारे साथ चलिए, मैं देखता हूँ कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। फैजल सनी को रोकते हुए कहता है, ये आप क्या कर रहे हो बॉस? ये ड्रग्स बेचता है, इसका पक्का क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा। आप ऐसे आदमी को अपने यहाँ काम पर रखोगे तो आपको ही तकलीफ होगी। इससे पहले कि सनी कुछ कहे, प्रोफेसर कहता है, बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी सनी को, क्योंकि मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। मैं आज तक पकड़ा ही नहीं गया हूँ, तो रिकॉर्ड कहाँ से होगा? और दूसरी बात, मैंने बोला ना कि मैं क्रिमिनल नहीं हूँ। तुम्हें विश्वास नहीं होता तो ये लो। ये कहते ही प्रोफेसर अपने बैग में से एक ड्रग का पाउच निकालकर उसे खेतों में फाड़कर फेंक देता है। ये देखकर सनी का प्रोफेसर पर विश्वास और बढ़ जाता है और वो फैजल से कहता है, मुझे लगता है कि इन्हें एक और चांस मिलना चाहिए। चलिए प्रोफेसर, कार में बैठिए। प्रोफेसर बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले जाकर कार में बैठ जाता है। सनी के फैसले के बाद फैजल भी ढीला पड़ जाता है। जैसे ही वो सब वापस ऑफिस आते हैं, युक्ति एक्साइटेड होकर कहती है, तुमने न्यूज़ देखी सनी? बरकत पठान के अड्डे पर रेड पड़ी है, उसे अरेस्ट कर लिया गया है। सनी और फैजल एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। ये देखकर युक्ति पूछती है, ये सब तुमने किया है क्या? जी मैडम, ये सब हमारा ही किया धारा है, और जो आप न्यूज़ में देख रही हैं ना, वो हमने अपनी आंखों से लाइव देखा है। ये सब कब, कैसे किया तुमने? तमाम खाओ ना युक्ति, गुठलियाँ छोड़ो। अब हमारे सर से बरकत पठान की टेंशन खत्म। अब बरकत कोई हरकत नहीं कर पाएगा। तभी युक्ति की नजर प्रोफेसर पर पड़ती है और वो सनी को दबी आवाज में कहती है, सनी, तुम्हें अगर भिखारियों की हेल्प करनी है तो करो, पर उन्हें ऑफिस में तो मत लेकर आओ। ये भिखारी लग रहे हैं पर हैं नहीं। ये केमिस्ट्री के बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं। वक्त ने इन्हें भिखारी बना दिया, पर अब इनका वक्त बदल गया है। तुम स्टाफ से कहकर इनके लिए नहाने खाने के साथ साथ एक अच्छी जॉब का भी इंतजाम करवाओ। सनी का ऑर्डर मिलते ही युक्ति प्रोफेसर को अपने साथ ले जाती है और सनी अपने कैबिन में आता है। तभी वायु कॉफी का मग लिए हुए अंदर आकर कहती है, भैया, आपको पता चला आपके खिलाफ न्यूज़पेपर्स में क्या छप रहा है? सनी अभी अभी अपनी लाइफ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से निपट कर आया है। अभी उसने 2 घड़ी चैन की सांसें भी नहीं ली कि वायु एक और प्रॉब्लम लेकर आ गई। सनी अपनी चेयर पर बैठता हुआ कहता है, अब क्या छप रहा है वायु? यही कि आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो सब आपकी एक चाल थी। आप जो नेशन बिल्डिंग की बात कर रहे थे वो सब झूठ था और आप लोगों के इमोशंस को अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हो। और भी पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। इनके लिखने से क्या फर्क पड़ता है वायु? सच तो हमें पता है ना। पर दुनिया को तो फर्क पड़ता है।
आजकल की दुनिया में फेक परसेप्शन बनाकर आप लोगों को बर्बाद भी कर सकते हो, और आपके खिलाफ भी यही साजिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि आप जिस आइलैंड पर ड्रोन की फैक्ट्री डालने वाले हो, आप उस आइलैंड को एक्सप्लॉइट करना चाहते हो। वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज का खजाना है जिसे आप अपने प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल करोगे। ये क्या बकवास है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है। बस हमें पता है ना कि ये झूठ है, लोगों के दिमाग में तो ये जहर घोला जा रहा है। तुम्हें मीडिया के बारे में मुझसे ज्यादा पता है, तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए। मेरे कुछ दोस्त हैं मीडिया पब्लिकेशंस में, मैं उनसे बात करके ये सब प्रोपेगेंडा न्यूज़ को बंद करवाने की कोशिश करती हूँ। ओके, तुम्हें जो ठीक लगता है तुम करो, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। जैसे ही वायु सनी के ऑफिस से बाहर जाती है, युक्ति अंदर आकर कहती है, सनी, तुमसे मिलने के लिए कुछ यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स आए हैं। उन्हें देखकर तो नहीं लग रहा कि वो अच्छे मूड में हैं। मूड तो मेरा भी कुछ खास अच्छा नहीं है, पर उन्हें भेज दो, देखते हैं कि अब इन्हें क्या दिक्कत है। युक्ति प्रोफेसर्स को सनी से मिलवाने के लिए लाती है। उन्हें देखते ही सनी अपनी सारी थकान को भूलकर बहुत गर्मजोशी से उनका स्वागत करते हुए कहता है, आप लोग प्लीज बैठिए, कहिए कैसे आना हुआ। उनमें से एक प्रिंसिपल कहता है, आना तो नहीं चाहते थे सनी, पर आना पड़ा। तुम्हें तो पता ही होगा कि इंटरनेट पर तुम्हारे बारे में क्या क्या लिखा जा रहा है। किसी के कुछ भी लिख देने से वो सच थोड़ी हो जाता है सर। दूसरा प्रिंसिपल सनी की बात का काउंटर करते हुए कहता है, पर बिना आग के धुआं भी तो नहीं निकलता ना सनी। अगर इतना कुछ लिखा जा रहा है तो इसमें कुछ तो सच्चाई होगी, नहीं तो कोई क्यों जानबूझकर तुम्हें बदनाम करेगा। आपको नहीं पता कि लोग मुझे बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और ये सब उन्होंने ही किया है। पर मुझे नहीं लगा था कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग बिना किसी इन्वेस्टिगेशन या सबूत के इन बातों के ऊपर विश्वास कर लेंगे। ये सब अफवाहें हैं सर। देखो सनी, तुम्हारे बिजनेस में ये सब चलता है, पर हम लोग एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस चलाते हैं जहाँ पर इमेज बहुत बड़ी चीज होती है। स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी की इमेज क्लीन होना बहुत जरूरी होता है, और जब उन्हें पता चलेगा कि हम लोग किसी ऐसी कंपनी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं जो करप्ट है, तो पेरेंट्स का हम पर से विश्वास उठ जाएगा। हमारी बात को समझने की कोशिश करो। मैं आपकी बात को अच्छे से समझ रहा हूँ सर, और आपकी प्रॉब्लम को भी। बस इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि किसी भी फैसले पर पहुँचने से पहले थोड़ा इंतज़ार कीजिए। मेरे लोग इन झूठी अफवाहों को फैलाने वाले लोगों का पता कर रहे हैं। थोड़े दिनों में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप सोचिए, जब एक कंपनी जिसके ऊपर एलिगेशंस लग रहे हैं अपने आप को क्लीन साबित कर देगी, तो लोगों को हम पर पहले से ज़्यादा विश्वास हो जाएगा। आप बस थोड़ा पेशेंस रखिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेहता ग्रुप के साथ जुड़ने के बाद आपकी यूनिवर्सिटीज़ की इमेज और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। क्या प्रिंसिपल सनी की बात पर विश्वास करेंगे, या फिर उसके साथ किया हुआ? सनी के दुश्मनों ने पहले उसके स्टाफ को अपनी तरफ खींच लिया। उसके बाद जैसे ही सनी ने यूनिवर्सिटीज में जाकर स्टूडेंट्स को हायर करने की सोची, तो दुश्मनों ने मीडिया की मदद से सनी की इमेज को नुकसान पहुंचाया, ताकि कोई भी यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स को सनी के पास काम करने ना भेजे। अगर सनी की कंपनी में स्टाफ ही नहीं रहेगा तो वो अपने आप बर्बाद हो जाएगी। एक बिल्कुल नई तरह की मुसीबत सनी के सामने आ चुकी है। सनी अपने ऑफिस में आए सब प्रिंसिपल्स को समझाने की कोशिश करता है कि मार्केट में जो भी न्यूज उसकी कंपनी के बारे में फैलाई जा रही है वो महज अफवाहें हैं। बहुत जल्द ही वो इस बात को प्रूव कर देगा कि उसकी कंपनी सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट का नहीं सोचती, बल्कि अपने कस्टमर्स के बारे में भी सोचती है। सब लोगों को सनी की बातों पर विश्वास होता है। उनमें से एक प्रिंसिपल जाते जाते कहता है, सनी, आपके परिवार की एक लेगेसी है। हम आशा करते हैं कि आप उसे अच्छे तरीके से आगे लेकर जाएंगे। हमारी पार्टनरशिप इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने वादों पर खरा उतरते हैं या नहीं। इसके बाद सब के सब प्रिंसिपल्स वहां से चले जाते हैं, और उनके जाते ही सनी अपने माथे पर हाथ फेरने लगता है। उसे टेंशन में देखकर युक्ति उसे गिलास देते हुए कहती है, पानी पी लो सनी और आराम करो। आज के लिए बहुत काम हो गया। ये तो मैं रोज सोचता हूँ, पर रोज कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो नींद उड़ा देता है। मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने एक आदमी स्पेशली मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स पैदा करने के लिए रखा हुआ है। ना वो सोता है और ना ही मुझे सोने देता है। खैर, अभी तो इन प्रिंसिपल्स ने मेरी नींद उड़ा दी है। सनी उसी वक्त वीर और शनाया को फोन करके अपने कैबिन में बुलाता है और कहता है, हमें जल्द से जल्द आइलैंड की डील क्लोज करके अपने ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करनी है। वीर, युक्ति, तुम दोनों गवर्नमेंट के साथ आज ही डील क्लोज करो। शनाया, तुम पेड्रो पैट्रिक के साथ मिलकर प्लांट का डिज़ाइन फाइनल करो। पेड्रो को जो चाहिए वो उसे अवेलेबल कराओ। जो भी मशीनरी इंडिया में अवेलेबल है उसे यहाँ से ख़रीदो। जो बाहर से मंगवानी है उसके ऑर्डर प्लेस करो।
मुझे जल्द से जल्द अपनी कंपनी के ड्रोन्स को मार्केट में उतारना है। एक बार हमारा प्रोडक्ट मार्केट में आ गया तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे। सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। अगले कुछ दिनों तक सनी का सारा ध्यान बस अपनी ड्रोन कंपनी को स्टार्ट करने में ही होता है। पेड्रो अपनी पूरी टीम के साथ सनी से ड्रोन्स के बारे में डिस्कस करने आता है और पूछता है, सनी तुम किस तरह के ड्रोन्स बनाना चाहते हो? किसान ड्रोन्स, हेल्थ केयर ड्रोन्स, डिलीवरी ड्रोन्स? सर, इतना सब कुछ तो मुझे नहीं पता, पर मैं ये जानता हूँ कि हमारे ड्रोन्स हर वो काम करने चाहिए जिसे करने से जनता की सेहत ठीक रहे, उनका वक्त बचे और वो सेफ भी रहें। अलग अलग सेगमेंट के लिए स्पेशल ड्रोन्स बनाने के साथ साथ हम मल्टीपर्पज ड्रोन्स भी बना सकते हैं, मतलब एक ही ड्रोन जो कई सारे काम करे। ऑलराइट सर, पर एक बात ध्यान में रखना, अगर तुम्हें अच्छी क्वालिटी के ड्रोन बनाने हैं तो बेस्ट मटेरियल और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करनी होगी। अदरवाइज उस रोशन दत्ता की कंपनी के ड्रोन्स जैसे गिरे थे ना, वैसे ही हमारे भी गिर जाएंगे और उसके साथ गिर जाएगी कंपनी की रेपुटेशन भी। नहीं नहीं सर, हम वैसा कुछ भी नहीं करेंगे। क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आपको आपकी मशीन्स मिल गई हैं? यस सनी, सब मटेरियल मिल गया है, अब बस कमाल करना बाकी है। मैं नेक्स्ट बियर तभी पीऊंगा जब अपने ड्रोन की टेस्टिंग सक्सेसफुल हो जाएगी। उस दिन तो हम सब आपके साथ बियर पियेंगे सर। पार्टी मेरी तरफ से होगी। वो तो तुम्हारी तरफ से ही होनी थी, और क्या मैं अपनी जेब से पैसे डालकर करता? इतनी बड़ी कंपनी खोली है तुमने, पर रहोगे बिजनेसमैन ही। पैसा कहाँ से बचाना है वहीं पर दिमाग चलता है तुम्हारा। हर बचाया हुआ पैसा कमाए हुए पैसे जितना इंपॉर्टेंट है सर। पर जिस दिन अपना ड्रोन टेस्टिंग ठीक से हो जाएगा, उस दिन पैसा बचाना नहीं, लुटाना है। पूरे वर्ल्ड में जहाँ की भी बियर पसंद है आपको, वहाँ की बियर आपके सामने पेश की जाएगी। बस आप ऐसा शो दिखा दो कि देखने वालों की आंखें खुली की खुली रह जाएं। तुम टेंशन मत लो, देखने वालों की आंखें चार ना कर दूं तो कहना। पेड्रो अपनी ही बात पर हंसता हुआ सनी के ऑफिस से अपनी टीम के साथ चला जाता है। उसके जाने के बाद शनाया पूछती है, सनी, ड्रोन्स तो पेड्रो बना लेगा, पर तुमने इसके लॉन्च के बारे में कुछ सोचा है क्या? सोचा तो बहुत है, पर कोई अच्छा आइडिया दिमाग में आ ही नहीं रहा है। तुम कुछ बताओ, कैसे लॉन्च करें? लॉन्च ऐसा होना चाहिए कि देखने वाले के होश उड़ जाएं, खासकर हमारे कंपेटिटर्स के। ऐसा कुछ जो अभी तक ना किसी ने देखा हो और ना ही सोचा हो। हाँ, ये तो सही है कि किसी ने ना सोचा, पर हमको तो सोचना पड़ेगा ना। ये सब जो तुम बोल रही हो वो होगा कैसे, वही सोचना है। ये सुनते ही शनाया कुछ देर के लिए सोचती है और कहती है, एक बहुत अमेजिंग आइडिया आया है, बहुत ज्यादा अमेजिंग। अच्छा, बताओ क्या आइडिया आया? वो मैं तुम्हें डिनर पर बताऊंगी, जो आज रात को हम दोनों साथ में करने वाले हैं, एक अच्छे से 5 स्टार होटल में। सनी समझ जाता है कि शनाया ने बहाने से उसे डिनर पर बुला लिया है, पर वो कहता है, ठीक है, पर अगर आइडिया अच्छा नहीं लगा तो मैं पैसे नहीं दूंगा। आइडिया ऐसा है कि अच्छा लगेगा ही लगेगा। आज रात 8 बजे मिलते हैं। ये कहकर शनाया वहां से चली जाती है। और जब सनी शाम को शनाया को डिनर के लिए पिक करने जाता है तो उसे देखकर सनी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो लाल कलर की ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही है। उसे देखकर कर रहा है, पर वो ये सोचकर आगे नहीं बढ़ता कि कहीं वो उसके फ्लर्ट को सीरियसली ना ले ले, और एक बार वो सीरियस हो गई तो सनी के लिए मुश्किल हो जाएगी। डर के मारे सनी शनाया को कॉम्प्लीमेंट भी नहीं देता, और यही बात शनाया को बुरी लगती है और वो सनी से कहती है, सनी, तुम्हें आज मुझ में कुछ चेंज नजर नहीं आ रहा है? चेंज नहीं तो? मुझे लगता है कि तुम्हें आंखों के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सनी समझ जाता है कि अगर अब उसने शनाया की तारीफ नहीं की तो वो उसे डिनर से पहले पक्का डॉक्टर के पास ले जाएगी, और ये भी हो सकता है कि वो सनी की आंखें ही फोड़ देती। अपनी आंखों को बचाने के लिए सनी कहता है, अरे सो सॉरी, मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वैसे आज तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो। बेटर, ये नहीं कहते तो दिमाग के डॉक्टर के पास भी लेकर जाना पड़ता तुम्हें। चलो, मुझे बहुत भूख लगी है। इससे पहले कि शनाया सनी को ही कच्चा चबा जाए, सनी उसे लेकर उसकी पसंद के 5 स्टार होटल पहुंचता है और खाने का ऑर्डर देने के तुरंत बाद पूछता है, तो बताओ क्या आइडिया है तुम्हारे दिमाग में? तुम्हें काम के अलावा और कुछ नहीं सोचता क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो आजकल थोड़ा काम का स्ट्रेस चल रहा है ना, इसलिए। स्ट्रेस मिटाने के लिए ही तो मैं तुम्हें इधर लाई हूँ। थोड़ी देर काम के बारे में भूल जाओ, काम तो पूरी लाइफ चलता ही रहेगा। जैसे ही शनाया ये कहती है, पीछे से श्रुति की आवाज आती है। एग्जैक्टली। सनी उस तरफ देखता है तो श्रुति के साथ साथ दिशा को भी वहां पाता है। सनी की आंखों में हैरानी है तो शनाया की आंखों में गुस्सा,
श्रुति सनी के पास आकर बोलती है। तुम तो कह रहे थे कि तुम एक वर्क रिलेटेड मीटिंग के लिए जा रहे हो। जब सनी घर से निकल रहा था तो श्रुति और दिशा ने उसे उनके साथ डिनर पर जाने के लिए कहा था, पर सनी ने उन्हें ये कहकर मना कर दिया कि वो एक वर्क रिलेटेड मीटिंग के लिए जा रहा है और उन दोनों के साथ कल लंच पर चलेगा। पर उसे क्या पता था कि श्रुति और दिशा भी इसी होटल में डिनर के लिए आने वाली थी। अब तो सनी बुरी तरह से फंस चुका है और घबराता हुआ कहता है, हम यहाँ पर काम ही करने के लिए आए हैं। शनाया मुझे ड्रोन्स के लॉन्च का आइडिया बताने वाली है ना शनाया? शनाया का मूड पूरी तरह से ऑफ हो चुका है और वो गुस्से से उठते हुए कहती है, बताने वाली थी, पर मुझे लगता है कि अब यहाँ पर जो भी काम होगा खराब ही होगा, तो हम लोग उस बारे में कल बात करेंगे। दिशा शनाया को चिढ़ाते हुए कहती है, गुड कॉल। वैसे भी अब सनी कोई काम नहीं करेगा। चलो सनी, डांस करते हैं। इससे पहले कि सनी कुछ कहे, दिशा उसका हाथ पकड़कर उसे डांस फ्लोर पर ले जाती है और सनी को मजबूरन उसके साथ नाचना पड़ता है। सनी को ऐसा लग रहा है कि वो अपनी मैयत पर नाच रहा है। शनाया दूर से उसके ऊपर अपनी आंखों से गोले दाग रही है और श्रुति उन गोलों में आग लगाने के लिए शनाया से कहती है, कितने अच्छे लग रहे हैं ना दोनों साथ में नाचते हुए। पुराने दोस्त हैं, देखकर ही पता चल रहा है। शनाया जानती है कि अगर वो थोड़ी देर और वहां पर बैठी तो वो किसी ना किसी का तो सर फोड़ देगी, इसलिए वो गुस्से से उठकर वहां से चली जाती है। जैसे ही सनी को रियलाइज होता है कि शनाया वहां से जा चुकी है, वो डांस फ्लोर छोड़कर श्रुति के पास आकर पूछता है, श्रुति, शनाया कहाँ गई? वो तो चली गई। कब? कहाँ? मुझे क्या पता, उसे जाना था, वो चली गई। पर तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? नहीं, मैं घबरा नहीं रहा। एक्चुअली हमें काम की बात करनी थी। मैं उसे फोन करता हूँ। जैसे ही सनी शनाया को फोन करने लगता है, श्रुति उसके हाथ से फोन छीनकर कहती है, एक दिन तो रिलैक्स करो सनी। क्या हो गया है तुम्हें? जब देखो काम काम। तुम गुजरात में भी काम किया करते थे, पर ऐसा तो नहीं था कि तुम्हारे पास अपने लोगों के लिए टाइम ही ना हो। मुंबई आकर तुम भी इसी अंधी रेस में भागने लगे हो। थोड़ा थम जाओ। जल्दी में होना गलत नहीं है, पर जल्दबाजी में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो काम बिगड़ जाते हैं। जब से मैं आई हूँ यही नोटिस कर रही हूँ कि तुम एक मशीन की तरह काम कर रहे हो। 2 पल फुर्सत से बैठे हुए मैंने तुम्हें देखा ही नहीं है। बस आज कोई काम नहीं होगा, हम तीनों साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। बैठ जाओ। श्रुति इतनी ज्यादा अथॉरिटी से बात करती है कि सनी उसी वक्त चेयर पर बैठ जाता है। आज बहुत दिनों के बाद उसे श्रुति ने डांटा है और जो उसने कहा है वो सनी को भी कहीं ना कहीं ठीक ही लगा है, इसलिए वो अपना फोन साइड में रखकर आराम से उनके साथ खाना खाता है। तीनों बहुत देर तक पुरानी बातों को याद करके हंसते रहते हैं और खाने के बाद सनी उन्हें मरीन ड्राइव पर लॉन्ग ड्राइव के लिए ले जाता है। वापस आने में उन्हें लेट हो जाता है और जैसे ही सनी अपने रूम में आकर अपने बेड पर लेटता है, तभी उसके रूम की घंटी बजती है। जैसे ही सनी दरवाजा खोलता है, शनाया तूफान की तरह उसके रूम में एंटर करके कहती है, सनी, मैं तुम्हें लास्ट बार बोलने आई हूँ, अगर तुम्हारी उन दोस्तों ने फिर से हमारी डेट खराब करने की कोशिश की तो मैं उन्हें वापस गुजरात पार्सल कर दूंगी। रिलैक्स शनाया, उन्होंने ये जानबूझकर नहीं किया था। वो बाई चांस वहां पर आ गई थी। वैसे भी हम डेट पर नहीं गए थे, हम तो काम करने गए थे। और अब अगर तुम आ ही गई हो तो बताओ, क्या आइडिया आया था तुम्हारे दिमाग में? एक शर्त पर बताऊंगी। अब क्या शर्त है? तुम्हें मेरे साथ भी डांस करना होगा, जैसे तुमने वहाँ अपनी दोस्त के साथ किया था। डांस कल करते हैं, अभी मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं है। मैं कौन सा तुम्हें भांगड़ा करने के लिए कह रही हूँ? एक गाने पर स्वीट सा डांस ही तो करना है, इतना भी नहीं कर सकते तुम? शनाया फिर से मुंह फुला लेती है। सनी इस वक्त उससे ज्यादा बहस करने के मूड में नहीं है, इसलिए कहता है, ठीक है, कौन से सॉन्ग पर डांस करना है? चलो डांस करते हैं। जैसे ही सनी स्पीकर पर सॉन्ग लगाने लगता है, शनाया सनी से कहती है, अरे जब हमारे पास इतनी अच्छी सिंगर है तो स्पीकर पर गाना क्यों सुनना है? तुम्हारी दोस्त श्रुति को बुलाकर कहते हैं कि वो हमारे लिए एक गाना गा दे। सनी को समझ आ जाता है कि शनाया के लिए इस वक्त डांस से ज्यादा इम्पोर्टेंट श्रुति को नीचा दिखाना है। बात उसके ईगो पर आ गई है, पर सनी शनाया को प्यार से समझाने की कोशिश करता है। नहीं शनाया, अभी श्रुति भी सोने चली गई होगी। इस वक्त उन्हें ऐसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा। अरे इतनी जल्दी कौन सा होता है? और अगर डिस्टर्ब कर भी दिया तो क्या हुआ? एक गाना गाने के जितने पैसे होते हैं मैं दे दूंगी। प्राइवेट कॉन्सर्ट समझकर गाना गा देगी वो, ये तो काम है उसका। मैं बुला कर लाती हूँ। क्या सनी शनाया को उसकी ईगो ट्रिप पर जाने देगा या फिर रोके? शनाया श्रुति से बदला लेने के लिए और अपने ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए सनी से कहती है कि वो श्रुति को बोले कि वो उनके लिए एक गाना गाए और उसके लिए वो उसे बुलाने के लिए भी जा रही है।
लेकिन ये बात सनी को पसंद नहीं आती और वो उसे रोकते हुए कहता है, नहीं शनाया, मैं उसे ऐसा करने के लिए नहीं कह सकता। सिंगिंग उसका प्रोफेशन है और जितनी बड़ी वो सिंगर है उनसे ऐसी अनरीजनेबल डिमांड करना ठीक नहीं होगा। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, लेकिन ये बचपना ठीक नहीं है शनाया। मैंने क्या बचपना किया? मैं तो बस मूड को थोड़ा लाइवली करने के लिए कह रही थी। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम अपने मूड को लाइवली करना चाहती हो या फिर श्रुति के मूड को खराब। देखो शनाया, वो लोग मेरे दोस्त हैं और मुझे पता है कि तुम मुझे लेकर पॉजिटिव हो, इसलिए तुम्हें वो लोग पसंद नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम घर पर आए हुए मेहमान के साथ बदतमीजी करें। सॉरी, मैं तुम्हें ये कहना नहीं चाहता था पर कहना पड़ा। प्लीज इसे गलत वे में मत लेना। तुम काफी समझदार हो शनाया, तुम्हें सब करने की जरूरत नहीं है। सनी बहुत समझदारी से शनाया के अंदर जल रही ईगो की आग पर पानी डालकर उसे शांत कर देता है। शनाया उस बच्चे की तरह है जो गुस्से से नहीं प्यार से समझते हैं। अगले ही पल शनाया को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सनी को कसकर गले लगा लेती है। सनी भी उसे शांत करने के लिए उसकी पीठ पर हाथ थपथपा रहा है। उसी वक्त युक्ति, जो कि सनी के रूम के बाहर से गुजर रही थी, उन दोनों को गले लगा हुआ देखती है। युक्ति चाहे कितना भी अपने आप को समझा ले, पर उसके दिल में सनी के लिए आज भी प्यार है और उन दोनों को गले लगा हुआ देख उसके दिल में आज भी जलन होती है। पहले की तरह युक्ति को आज भी ऐसा लगता है कि सनी और शनाया के बीच कुछ चल रहा है और यही सोचकर वो अपने रास्ते चली जाती है। इस बार सनी उसे वहां से जाते हुए देख लेता है और समझ जाता है कि युक्ति ने क्या सोचा होगा। वो तुरंत शनाया को प्यार से अपने से दूर करते हुए कहता है, तुम ठीक हो शनाया? थैंक यू सनी, मुझे संभालने के लिए। दोस्त इसीलिए ही होते हैं कि वक्त आने पर एक दूसरे को संभाल सके। बहुत रात हो गई है, अब तुम्हें सोना चाहिए। पर मैंने तो तुम्हें मेरा आइडिया बताया ही नहीं। कोई बात नहीं, वो तुम कल सुबह बता देना। कल सुबह नहीं, अभी। मैं तुम्हें अभी बताना चाहती हूँ। सनी जानता है कि शनाया मानने वाली तो है नहीं, इसलिए वो कहता है, ठीक है, बताओ क्या आइडिया है तुम्हारा? शनाया बहुत जोश के साथ सनी को अपना आइडिया बताना शुरू करती है। पूरी बात सुनने के बाद सनी एक गहरी सांस लेकर कहता है, सच कहूं शनाया, आइडिया तो अच्छा है पर हमें इससे ज्यादा कुछ सोचना होगा। बुरा मत मानना, पर ये थोड़ा कॉमन है। हमें कुछ हटकर ड्रोन लॉन्चिंग प्लान करना होगा। शनाया सनी की बात समझ जाती है और कहती है, यू आर राइट सनी, मैं कुछ और सोचती हूँ, पर मुझे एक प्रॉमिस करना होगा। मेरे साथ डिनर पर चलना होगा। बिल्कुल ले चलूंगा और इस बात का ख्याल भी रखूंगा कि इस बार वहां पर हमारे अलावा कोई और ना हो। कब जाना है, कहाँ जाना है? इस बार सारी प्लानिंग तुम ही करना। चलो बाय, गुड नाइट, मुझे नींद आ रही है। गुड नाइट। जैसे ही शनाया सनी के रूम से बाहर जाती है, सनी भागकर युक्ति के रूम की तरफ जाता है। युक्ति अपनी नाइट ड्रेस में सोने के लिए जाने ही वाली थी कि उसके रूम के दरवाजे पर नॉक होता है। दरवाजा खोलने पर सनी को सामने खड़ा हुआ देखकर वो हैरान होकर पूछती है, क्या हुआ सनी, कुछ काम था? क्यों, बिना काम के मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर अभी रात बहुत हो गई है तो मैंने सोचा कि कुछ इम्पोर्टेंट काम होगा। काम तो इम्पोर्टेंट है, अंदर आकर बताऊं तो चलेगा? ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ, आओ, अंदर आओ। युक्ति को समझ नहीं आ रहा है कि शनाया से मिलने के बाद वो इस वक्त उससे क्या इम्पोर्टेंट बात करने आया है। सनी सोफे पर बैठकर यहाँ वहाँ देखने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे और कहां से बात स्टार्ट करे। दरअसल दादाजी के धोखे का खुलासा होने के बाद से सनी थोड़ा असहज तो हो गया है युक्ति से उस बारे में बात करने के लिए। युक्ति थोड़ी देर तक उसे देखने के बाद पूछती है, सब ठीक है ना सनी? हाँ हाँ, सब ठीक है। मैं बस तुमसे ये कहने आया था कि मेरे और शनाया के बीच में ऐसा वैसा कुछ नहीं है, जैसा तुम समझ रही हो। मैं कुछ समझी नहीं सनी। मैंने अभी तुम्हें मेरे रूम के बाहर से जाते हुए देख लिया था। पिछली बार भी ऐसी एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बहुत बड़ा बवाल हो गया था। मैं बस वही क्लियर करने के लिए आया हूँ। सनी युक्ति को पूरी बात बताता है कि कैसे शनाया श्रुति से बदला लेने के लिए उससे गाना गवाना चाहती थी और कैसे सनी ने उसे समझाया। वो आगे कहता है, फिर से कह रहा हूँ, शनाया और मैं बस अच्छे दोस्त हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है युक्ति। सनी इस वक्त युक्ति को ये नहीं बताना चाहता कि शनाया उससे प्यार करती है और उसे प्रपोज भी कर चुकी है और वो सिर्फ अपनी फीलिंग्स के बारे में ही बात करता है। युक्ति उसकी बात बहुत गौर से सुनती रहती है। उसे कहीं ना कहीं अच्छा लगता है कि सनी उसके पास इस बात को क्लियर करने के लिए आया है और वो कहती है, तुम इतनी रात को मुझसे ये बात करने के लिए आए हो? हाँ, नहीं करता तो पता नहीं तुम क्या समझती। मैं जो भी समझती, तुम्हें इस बात से क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो पड़ता है। अच्छा, पर ऐसा क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अब हमारे बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। और तुम ऐसा क्यों नहीं चाहते? क्योंकि
सनी अचानक से कुछ कहता कहता रुक जाता है। वो युक्ति से कहने वाला था कि वो उसे पसंद करता है और नहीं चाहता कि उनके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो। हालांकि ये कहने से पहले ही उसने अपने आप को रोक दिया और कहा, क्योंकि अच्छी बात नहीं है ना, दोस्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। याद नहीं है पिछली बार तुमने क्या किया था? मैं नहीं चाहता कि इस बार भी तुम मेरे दुश्मनों के साथ मिलकर मेरे ही पत्ते बिछा दो। बहुत दुश्मन है मेरे, मुझे और नहीं चाहिए। और जो दोस्त है वो तो बिल्कुल भी दुश्मन नहीं बनने चाहिए। युक्ति समझ गई है कि सनी ने मौके पर बात पलट दी है। शायद उसके दिल में भी युक्ति के लिए कुछ तो है, पर वो कबूल नहीं करना चाहता। युक्ति कहती है, फिक्र मत करो, ये दोस्त ना तो तुम्हारी कभी दुश्मन थी और ना ही कभी होगी। सनी और युक्ति थोड़ी देर के लिए एक दूसरे की आंखों में गुम हो जाते हैं। तभी हवा से खिड़की हिलती है, जिसकी आवाज से दोनों के बीच का मोमेंट ब्रेक हो जाता है। दोनों के बीच में एक ऑकवर्ड सा साइलेंस होता है, जिसे ब्रेक करते हुए सनी कहता है, चलो अब तुम सो जाओ, रात बहुत हो गई है। गुड नाइट बोलकर सनी अपने रूम की तरफ जाते वक्त युक्ति के बारे में ही सोच रहा है। वो खुद हैरान है कि वो युक्ति के बारे में क्यों सोच रहा है और वो युक्ति को कब से पसंद करने लगा है। अगले ही पल सनी अपने आप से ही सवाल पूछ रहा है कि क्या युक्ति उसे एक दोस्त की तरह पसंद है या फिर वो दोस्त से कुछ ज्यादा है। वो शनाया और युक्ति की दोस्ती को कंपेयर करके भी देखता है और फिर उसे एहसास होता है कि उसके दिल में युक्ति के लिए दोस्ती से तो बढ़कर कुछ है। अब ये जो फीलिंग है ये कितनी स्ट्रॉन्ग है ये तो वक्त के साथ पता चलेगा। इसी ख्याल के साथ वो सो जाता है। अगले कुछ टाइम तक सनी अपनी सारी एनर्जी बस अपनी ड्रोन फैक्ट्री पर कंसंट्रेट कर देता है। उसकी पूरी टीम का बस एक ही लक्ष्य है, जल्द से जल्द मेहता कंपनी का ड्रोन मार्केट में उतारना और जो भी मेहता ग्रुप को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं उनके मुंह बंद कर देना। जब सनी अपनी तैयारी में लगा है, उसके दुश्मन भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। रोशन दत्ता, खुशहाल सिंह और पांचाल बाप बेटे तक भी ये खबर पहुंच गई है कि सनी अपनी कंपनी के ड्रोन्स मार्केट में लॉन्च करने वाला है। और इसी बात से परेशान रोशन अपने ऑफिस में बैठे खुशहाल और पांचाल से कहता है, जमीन पर तो वो हमसे जीत ही रहा है, अब आसमान में भी जीतने की तैयारी कर रहा है। उड़ान भरने की तैयारी में है वो, अगर उड़ गया तो हाथ आना मुश्किल हो जाएगा। खुशहाल सिंह कुछ सोचते हुए कहता है, मुझे तो लगता है कि उसने ही बरकत पठान के अड्डे पर रेड पड़वाई थी। ये सनी जब से कुंडली में आकर कुंडली मार कर बैठा है, शराब का स्वाद ही चला गया है लाइफ से। अब तो ड्रोन लॉन्च करने वाला है, कहीं ऐसा ना हो कि हम बैठे हों और इसके ड्रोन आकर हमारे हाथों से गिलास ही लेकर चले जाएं। कुछ पता नहीं है आज की टेक्नोलॉजी का, बहुत आगे बढ़ गई है दुनिया और ये सनी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाला आदमी है। खुशहाल की तरह गुलमोहर पांचाल भी घबराया हुआ बैठा है और कहता है, रोशन साहब, आपने तो इस ड्रोन व्रोन में इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपको तो इनके बारे में पता होगा। कुछ करो, रोको सनी के ड्रोन को। एक बार वो हवा में चले गए तो कहीं हम जमीन के अंदर न चले जाएं। ऐसा नहीं होगा गुलमोहर जी, मैं होने नहीं दूंगा। सनी अपने ड्रोन्स को दुनिया के सामने लाने के लिए एक लॉन्च इवेंट करेगा और वो ही उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। तभी अज्ञात रोशन से पूछता है, गलती क्यों होगी? ये तो उसके लिए अच्छी बात होगी। वो लॉन्च के साथ साथ अपने ड्रोन्स की मार्केटिंग भी करेगा, इससे उसे फायदा ही होगा। गलती तो हम करेंगे अगर उसे रोकेंगे नहीं तो। रोशन थोड़ा झल्ला कर कहता है, पूरी बात सुने बिना बीच में बोलने की आदत है तुम्हारी अज्ञात, और भी कई बुरी आदतें हैं तुम में, उस पर कभी और बात करेंगे। अभी बात सनी और उसके ड्रोन लॉन्च की हो रही है। अपनी कंपनी को लॉन्च तो वो तब कर पाएगा ना जब उसके ड्रोन हवा में ठीक रहेंगे। ये सुनते ही सब के सब रोशन की तरफ देखते हैं और खुशहाल पूछता है, मतलब? रोशन एक शैतानी मुस्कान के साथ कहता है, मतलब ये कि जो हवा में उड़ सकता है वो जमीन पर गिर भी तो सकता है। ये सुनते ही अज्ञात के चेहरे पर वैसी ही मुस्कान आ जाती है और वो कहता है, जैसे आपकी कंपनी के ड्रोन्स गिर गए थे वाराणसी में, मैंने तो पूरा इवेंट टीवी पर देखा था, एक एक करके सारे पानी में। ये सुनते ही रोशन फिर से अज्ञात की तरफ घूरते हुए देखता है और डांटते हुए कहता है, गलत वक्त पर मजाक करना तुम्हारी एक और बुरी आदत है, सुधार लो नहीं तो मुश्किल में पड़ जाओगे। गुलमोहर जी, अपने बेटे को बोलो कि जुबान को दांतों के पिंजरे में रखे, बाहर निकली तो कट भी सकती है। गुलमोहर जो खुद अज्ञात की इन हरकतों से परेशान है कहता है, थोड़ी तो कट भी जानी चाहिए, तब इसे थोड़ी अक्ल आएगी। रोशन की इनडायरेक्ट धमकी को दोनों बाप बेटा समझ जाते हैं और रोशन अपनी बात को कंप्लीट करता हुआ कहता है, हाँ तो मैं कह रहा था कि अगर ड्रोन्स हवा में उड़ सकते हैं
तो नीचे भी गिर सकते हैं, और वो कैसे नीचे गिराए जाते हैं ये मुझे अच्छी तरह आता है। ये सुनते ही सबके चेहरों पर चमक आ जाती है और रोशन कहता है, अब बस हमें इंतजार करना है सनी की ड्रोन कंपनी के लॉन्च का। वही दिन उसकी बर्बादी का दिन होगा। हमने मार्केट में उसके और उसकी कंपनी के बारे में जो अफवाहें फैलाई हैं वो उस दिन सच साबित हो जाएंगी। सबके सामने साबित हो जाएगा कि मेहता ग्रुप फ्रॉड है और उनके कहने और करने में बहुत फर्क है। एक बार उनकी रेपुटेशन खत्म तो वो खत्म। ये सुनते ही खुशहाल जिसे लग रहा था कि अब जिंदगी एक अमावस्या की रात है, ऐसे खिल उठता है जैसे उसने पहाड़ के पीछे से मून राइज देख लिया हो, और कहता है, खुशहाल को खुश कर दिया आपने दत्ता साहब। पहले तो मैं डर रहा था कि सनी की कंपनी लॉन्च ना हो जाए, अब तो वेट कर रहा हूँ। दिल खुश हो गया। एक और पैक बनाओ यार, पटियाला बनाओ इस बार। बहुत दिनों बाद थोड़ा सुरूर बना है। क्या रोशन दत्ता सही में सनी के ड्रोन्स को गिरा पाएगा? क्या सनी अपने ड्रोन्स को तरफ सनी अपने ड्रोन्स के जरिए आसमान की ऊंचाइयों को छूने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ उसके दुश्मन उसके ड्रोन्स को जमीन पर गिराने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सनी इस बात से अनजान है। सनी ने अपने पास्ट से इतना तो सीख ही लिया है कि उसकी खुशियों को बर्बाद करने के लिए उसके दुश्मन हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। इसीलिए उसने भी सोचा कि उसे पैट्रिक पेड्रो से इस बारे में बात करनी चाहिए, और वो अपनी पूरी टीम के साथ आइलैंड पर पहुंच जाता है। पिछले कुछ दिनों में सनी और उसकी टीम ने दिन रात काम करके न सिर्फ आइलैंड की डील कर ली बल्कि फैक्ट्री को भी खड़ा कर दिया। अब सनी चाहता है कि सब लोग एक साथ उस आइलैंड पर थोड़ा वक्त बिताएं और ड्रोन लॉन्च के बाद ही मुंबई वापस आएं। जैसे ही सब लोग आइलैंड पर पहुंचते हैं, वहां की खूबसूरती को देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सनी जब कॉलेज की कैंटीन में सोया करता था तो उसने कभी सपने में भी सोचा नहीं था कि एक दिन वो एक पूरा का पूरा आइलैंड खरीद लेगा। आइलैंड चारों तरफ से हरे पानी से घिरा हुआ है। दूर समंदर में डॉल्फिन्स गोते लगा रही हैं। ठंडी हवा बॉडी के हर कोने को छू कर जा रही है। जहां तक देखो खुला आसमान और लहरों की आवाज है। अशोक, श्रुति, शनाया, युक्ति और दिशा उस आइलैंड की खूबसूरती को निहार रहे हैं। आरोही बच्चों की तरह यहाँ से वहां भाग रही है। तभी श्रुति सनी को सबके सामने से थोड़ा साइड में ले जाकर कहती है, मुझे पता चला कि तुम अपने ड्रोन्स लॉन्चिंग इवेंट के बारे में आइडिया सोच रहे हो। मेरे पास एक आइडिया है, सुनोगे? सनी एक्साइटेड होकर हाँ में सिर हिलाता है। श्रुति उसे अपना आइडिया सुनाती है। सनी की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। अगर वो सबके बीच में नहीं होता तो जरूर श्रुति को हक कर लेता, क्योंकि उसे उसका आइडिया बहुत पसंद आया है। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके कहता है, ये तो सुपर आइडिया है। इतना यूनिक थॉट तुम्हारे दिमाग में आया कैसे? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? जब तुम सामने होते हो तो दिल और दिमाग पर कंट्रोल नहीं रहता मेरा। इसी चक्कर में ये आइडिया आया मेरे दिमाग में। श्रुति सनी की आंखों में आंखें डालकर देख रही थी, पर तभी आरोही आकर सनी से कहती है, भाई, मैंने आज तक इतनी सुंदर जगह कभी नहीं देखी। ये पूरी जमीन अपनी है क्या? हाँ दीदी, ये पूरा आइलैंड अपना है। इसका मतलब मैं रात को कहीं पर भी जाकर तारों के नीचे सो सकती हूँ? हाँ दीदी, आप कहीं भी जाकर कुछ भी कर सकती हो। ये सब आपका ही है। इस आइलैंड का नाम ही आरोही आइलैंड है। सबके सब सनी की तरफ देखने लगते हैं और आरोही कहती है, चल झूठे, ये नाम थोड़ी है। शनाया, क्या नाम है इस आइलैंड का? इससे पहले कि शनाया कुछ भी कहे, सनी कहता है, शनाया, आज से पहले इस आइलैंड का जो भी नाम था उसे चेंज करके आरोही करवा दो। ये दीदी का आइलैंड है, दीदी के नाम पर ही होगा। दीदी, आज तक मैंने आपको कोई गिफ्ट नहीं दिया। ये मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। आरोही को विश्वास नहीं हो रहा है कि सनी ने उसे पूरा का पूरा आइलैंड गिफ्ट कर दिया है। कहाँ उसके कोठे की छोटी सी कोठरी और कहाँ ये आइलैंड। उसकी लाइफ की रियलिटी थोड़े ही दिनों में इतनी बदल गई कि उसे अभी भी इस बात पर विश्वास नहीं होता। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सनी से कहती है, तूने जो गिफ्ट मुझे दिया है वो तो किसी भाई ने अपनी बहन को नहीं दिया होगा। तूने मुझे आजादी तोहफे में दी है भाई। किसी नसीब वाली बहन को तेरे जैसा भाई मिलता है। दोनों भाई बहन का प्यार देखकर सब लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। पर तभी सनी कहता है, सच कहूँ तो ये आइडिया दादाजी का ही था। उन्होंने ही मुझसे कहा था कि हम आइलैंड का नाम आपके नाम पर रखेंगे। ये सुनते ही आरोही और ज्यादा खुश हो जाती है और अशोक के पास जाकर कहती है, दादाजी, इतना प्यार मत दो मुझे, मैं बिगड़ जाऊंगी। ये तो कुछ भी नहीं है बेटा, हमारा सब कुछ तेरा ही है। और मुझे पता है तू बिगड़ने वालों में से नहीं, सुधारने वालों में से है। बिगड़ तो ये सनी गया है।
ये कहते ही अशोक सब लड़कियों की तरफ देखता है और सनी समझ जाता है कि वो उसके आसपास इतनी सारी लड़कियों को लेकर उसे मजाकिया ताना दे रहा है। सनी तुरंत बात संभालते हुए कहता है, चलो दादाजी, आप अपने विला में जाकर आराम करो। श्रुति, दिशा, दीदी, तुम लोग आइलैंड एक्सप्लोर करो। मैं युक्ति और शनाया थोड़ा काम निपटा कर आते हैं। इससे पहले कि अशोक सिचुएशन को और ऑकवर्ड करे, सनी युक्ति और शनाया को लेकर सीधा फैक्ट्री जाता है और देखता है कि पैट्रिक की पूरी टीम अपने अपने काम में इतनी ज्यादा बिजी है कि कोई भी सनी की तरफ ध्यान नहीं देता। ये बात सनी को अच्छी लगती है। वो सीधा पैट्रिक के ऑफिस में जाता है जहां वो इंजीनियर्स को ड्रोन्स के बारे में कुछ समझा रहा होता है। सनी को देखते ही वो कहता है, अरे सनी, आओ आओ, हम लोग तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। पैट्रिक अपनी पूरी टीम को सनी से मिलवाने के बाद अकेले में लेकर जाता है और कहता है, बोलो सनी, क्या कंसर्न्स हैं तुम्हारे? फोन पर तुम बहुत टेंशन में लग रहे थे। पैट्रिक सर, टेंशन तो है और उसे बस आप ही दूर कर सकते हो। प्रॉब्लम यह है कि मेरी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि मेरी कंपनी के ड्रोन्स कामयाब हों और वो मुझे बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जिस दिन हम लोग अपने ड्रोन को लॉन्च करें तभी वो लोग भी हमारे ऊपर एक नया अटैक लॉन्च करें। हो नहीं सकता, ऐसा होगा ही। तो मैं बस आपसे यही कहना चाहता था कि जब ऐसा हो तो हम उस अटैक के लिए पूरी तरह से तैयार होने चाहिए। पैट्रिक कुछ सोचने के बाद कहता है, सनी, आई एम श्योर हमारे ड्रोन्स की मेकिंग नंबर 1 है। प्रोडक्ट के मामले में हमसे कोई भी कम्पीट नहीं कर सकता, पर जब हमारा ड्रोन हवा में जाएगा तब दुश्मन के पास चांस होगा कि वो ड्रोन पर अटैक कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? ये सारा का सारा खेल टेक्नोलॉजी का है सनी। जिसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी होगी उसका पलड़ा भारी रहेगा। तो आप लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कीजिए, चाहे कितने भी पैसे खर्च हो जाएं। हमारे ड्रोन्स को कुछ नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ ड्रोन्स नहीं है सर, ये मेहता एम्पायर की इज्जत है जो किसी भी कीमत पर नीचे नहीं आ सकती। सनी की बात सुनने के बाद पैट्रिक थोड़ा घबरा जाता है। अब उस पर ड्रोन्स को सिर्फ उड़ाने की नहीं बल्कि उन्हें बचाने की भी जिम्मेदारी है। ये अब एक वॉर से कम नहीं है। अगर सनी ये वॉर हार गया तो उसकी इज्जत के साथ साथ पैट्रिक और उसके साथियों की जॉब भी चली जाएगी। वो सनी से कहता है, क्या सनी, तुमने तो बहुत प्रेशर कर दिया हमारे ऊपर। अभी तो मैंने आपसे अपना लॉन्च इवेंट का प्लान भी डिस्कस नहीं किया है और आप तो अभी से प्रेशर में आ गए। ये सुनते ही ऑलरेडी घबराया हुआ पैट्रिक थोड़ा और घबरा जाता है और पूछता है, अब क्या नया बॉम्ब फोड़ने वाले हो सनी? इतना बड़ा लॉन्च हो रहा है, धमाका तो होना चाहिए ना सर। तो प्लान ये है कि सनी पैट्रिक को लॉन्च इवेंट का पूरा प्लान बताता है, जिसे सुनकर पैट्रिक को समझ नहीं आता कि वो और घबराए या एक्साइटेड हो जाए। वो सनी से कहता है, सनी, तुम्हारा प्लान तो बहुत अच्छा है पर इसका एग्जीक्यूशन बहुत डिफिकल्ट है। तुम कुछ आसान सा नहीं सोच सकते थे क्या? मुझे आसान काम करने की आदत नहीं है सर, और अगर एक बार हमारा इवेंट सक्सेसफुल हो गया तो हम लोगों के इमोशंस से भी जुड़ सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट सनी, हम तुम्हारे साथ हैं। अब ये करना है तो करना है। मैं इवेंट की पूरी तैयारी करता हूँ। पैट्रिक अपने काम में लग जाता है। अगले 2 दिन तक पूरे इवेंट की तैयारी की जाती है और सब लोग बस यही प्रे कर रहे हैं कि सब ठीक से हो जाए। दूसरी तरफ रोशन, खुशहाल और पांचाल सनी के ड्रोन्स और मोराल दोनों को गिराने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। दोनों तरफ की तैयारियां पूरी हो जाती हैं और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है। अब पता चलेगा कि किसकी तैयारी पक्की थी। सनी अपने दादा अशोक मेहता का आशीर्वाद लेकर सबके साथ फैक्ट्री पहुंचता है, जहां पर पैट्रिक पहली बार मेहता कंपनी के बनाए हुए पूरी तरह से स्वदेशी ड्रोन को रिवील करने वाला है। पूरे देश का मीडिया हर जगह से इस खबर पर नजर गड़ाए बैठा हुआ है और साथ ही सनी के दुश्मन भी वो टीवी पर इस पूरे इवेंट को देख रहे हैं। तभी पैट्रिक सनी को स्टेज पर बुलाकर उसे ड्रोन को रिवील करने के लिए कहता है, पर सनी अशोक से कहता है, दादाजी, आप अपने हाथों से ये शुभ काम कीजिए। बड़ों का आशीर्वाद मिल जाएगा तो आगे के सब काम भी अच्छे से हो जाएंगे। अशोक ड्रोन के ऊपर पड़ा हुआ कपड़ा हटाता है और पैट्रिक माइक पर कहता है, दिस इज आवर बेबी, हमारी कंपनी का सबसे पहला और सबसे एडवांस ड्रोन। वहां पर मौजूद सब लोग सनी और उसकी टीम के लिए तालियां बजा रहे हैं। ज्यादातर लोगों ने ब्लैक कलर के ड्रोन्स को देखा हुआ था, पर ये ड्रोन मल्टी कलर में है, जो कि इसे काफी अट्रैक्टिव बना रहा है। उसकी लंबाई 2 फीट और चौड़ाई 3 फीट है और दूर से देखने पर वो एक बहुत बड़ी मकड़ी जैसा लग रहा है। पैट्रिक उस बच्चे के बाप की तरह कॉन्फिडेंट लग रहा है, जैसे पूरा विश्वास है कि उसका बेटा ही रेस जीतेगा। वो कहता है, ये ड्रोन क्या क्या कर सकता है, ये तो थोड़ी देर में आप सबको देखने को मिल ही जाएगा, पर सबसे पहले
हम चाहते हैं कि सनी इस ड्रोन का नाम रखें। ये सुनते ही आरोही सबसे पहले कहती है, सनी का ड्रोन है तो नाम भी सनी का ही रहेगा। क्यों दादाजी, कैसा रहेगा? अशोक ने आइलैंड का नाम आरोही के नाम पर रखा है, तो अब आरोही चाहती है कि ड्रोन का नाम सनी के नाम पर रख दिया जाए। उसका ये आइडिया सबको पसंद भी आता है और सभी इस नाम के लिए हामी भी भर देते हैं। लेकिन सनी कहता है, नहीं नहीं, हमें कुछ और सोचना चाहिए। सनी तो बच्चों के खिलौने का नाम लग रहा है। ये सुनते ही पैट्रिक एकदम से कहता है, ये तो और भी अच्छी बात है सनी, क्योंकि फ्यूचर में ड्रोन्स बच्चों के खिलौने ही बन जाएंगे और उस टाइम इस नाम से हमारे ड्रोन को बहुत बेनिफिट होगा। आई लाइक आरोहीज आइडिया। पैट्रिक के साथ साथ बाकी सब लोग भी सनी को मनाने की कोशिश करते हैं और वो सबकी बात सुनते हुए राजी हो जाता है। फिर पैट्रिक कहता है, सनी, हमारे ड्रोन्स की सीरीज का नाम होगा जिसका पहला एडिशन होगा सनी 1 और शॉर्ट में S1 पूरी दुनिया को अपनी ताकत और इंटेलिजेंस से चौंकाने के लिए तैयार है। तो क्या आप लोग तैयार हैं S1 के कारनामे देखने के लिए? वहां पर मौजूद सब लोग एक साथ हाँ कहते हैं और पैट्रिक जवाब में कहता है, इवेंट शुरू करने से पहले मैं और मेरी पूरी टीम सनी को अपने तरीके से थैंक्स बोलना चाहते हैं। सनी ने हम सब पर और हमारी कैपेबिलिटी पर विश्वास किया। क्या कहते हैं उसको? कैपेबिलिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? काबिलियत। हाँ, वही काबिलियत पर विश्वास किया और हमें अपने आप को प्रूव करने का चांस दिया, जिसके लिए हम लोग हमेशा सनी के वो रहेंगे। वो रहते हैं ना, थैंकफुल को क्या कहते हैं हिंदी में? इससे पहले कि कोई और बोले फिर से सनी ही बोल देता है, शुक्रगुजार। हाँ, वही शुक्र के गुजार रहेंगे। सब लोग पैट्रिक की टूटी फूटी हिंदी के मजे लेते हुए हंसते हैं और पैट्रिक भी मजे से आगे कहता है, मेरी हिंदी थोड़ा इंजर्ड है पर ड्रोन नहीं। देखना है क्या सरप्राइज प्लान किया है हमने सनी के लिए। सब लोगों के एक साथ हाँ कहते ही पैट्रिक ड्रोन को हवा में उड़ा देता है। सब उसकी तरफ ऐसे देख रहे हैं जैसे आसमान में कोई जादू हो रहा है। तभी पैट्रिक ड्रोन को रिमोट से ऑपरेट करते हुए सनी के पीछे की तरफ ले जाता है और अचानक उस ड्रोन में से 2 रोबोटिक आर्म्स निकलते हैं और सनी को कमर से पकड़कर सीधा हवा में ले जाने लगते हैं। शुरुआत में तो सनी के साथ साथ सब लोग घबरा जाते हैं, पर पैट्रिक सबसे कहता है, डोंट बी स्कैर्ड। S1 को पता है कि वो क्या कर रहा है। ड्रोन सनी को उठाकर हवा में उड़ाने लगता है। शुरू की घबराहट के बाद सनी भी कंफर्टेबल हो जाता है और हवा में ऐसे उड़ता है जैसे कोई रॉक स्टार अपने फैंस के ऊपर से उड़ रहा हो। सब लोग ये कारनामा देखकर अचंभित रह जाते हैं। काफी लोगों की ये भी इच्छा हो रही है कि वो भी सनी की तरह हवा में उड़े। उधर उसके दुश्मनों के दिलों में सांप लौट रहे हैं, क्योंकि वो भी इस इवेंट को लाइव देख रहे हैं। एक तरह से ये सनी का अपने दुश्मनों को संदेश भी है कि अब सनी की उड़ान रुकने वाली नहीं है। नीचे खड़े सब लोग सनी के लिए तालियां बजा रहे हैं। श्रुति तो सोच रही है कि एक दिन वो अपने शो के लिए ऐसे ही एंट्री मारेगी। दिशा सोच रही है कि वो अपनी शादी के मंडप में इसी तरह जाएगी। शनाया तो शादी से आगे जाकर सोच रही है कि वो और सनी अब हवा में डेट पर जाया करेंगे, और युक्ति सोच रही है कि सनी सही सलामत नीचे आ जाए और ये पूरा इवेंट ठीक से हो जाए। तभी पैट्रिक सनी को हवा की सैर कराकर वापस जमीन पर ले आता है और सनी कहता है, थैंक यू पैट्रिक सर, आपने तो मुझे बिना पंखों की हवा में उड़ा दिया। कमाल कर दिया आपने। मैंने नहीं सनी, सनी को ड्रोन सनी ने उड़ाया है। यू डिजर्व दिस मैन। जब 2 सनी एक साथ मिल जाएंगे तो कमाल तो होगा ही। चलिए अब इसका कमाल पूरी दुनिया को दिखाते हैं। क्या सब तैयार हैं? एवरीथिंग इज रेडी, लेट्स डू इट। ये कहते ही सब के सब फैक्ट्री से बाहर एक मैदान में जाते हैं। पूरे देश का मीडिया इस इवेंट को ऐसे कवर कर रहा है जैसे कोई स्पेसक्राफ्ट इंडिया से स्पेस में जाने वाला हो। क्या सनी का इवेंट ठीक से हो जाएगा? कुछ दांव पर है, इज्जत, नाम, पैसा और वक्त। अगर ड्रोन लॉन्चिंग इवेंट फ्लॉप हो गया तो सनी की बिजनेस लाइफ का ये सबसे बड़ा फेलियर होगा। सनी को ये झटका उसके दुश्मन उसे देना चाहते हैं, और वो भी बहुत जोर से। पूरा देश टीवी पर नजरें गड़ाए बैठा है और सनी और उसके सब चाहने वाले सनी के ड्रोन पर। जैसे ही पैट्रिक सनी के S1 ड्रोन को बड़े से मैदान में लेकर आता है, वहां खड़े रिपोर्टर्स उससे पूछते हैं, सर, आप इस ड्रोन के चीफ इंजीनियर हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप अपने इस ड्रोन S1 से क्या करने वाले हैं? देखिए, मैं चीफ इंजीनियर जरूर हूं, पर इस क्वेश्चन का आंसर वो दें जिसने ये इवेंट प्लान किया है तो ज्यादा अच्छा होगा। You should go and ask Sunny about this.
ये सुनते ही सारे के सारे रिपोर्टर्स सनी की तरफ घूम जाते हैं। सनी सबसे कहता है, पैट्रिक सर ने बिल्कुल ठीक कहा, पर ये इवेंट का आइडिया मेरा नहीं, मेरी दोस्त श्रुति का है, जिसे आप एक सिंगर के तौर पर बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैं चाहता हूँ कि वही आपको इसकी पूरी डिटेल बताए। ये कहकर सनी जैसे ही अपने पीछे मुड़कर श्रुति को सामने आने के लिए कहने वाला होता है, वो नोटिस करता है कि श्रुति वहां पर नहीं है। सनी इशारे से शनाया से श्रुति के बारे में पूछता है और शनाया उसे दबी आवाज में कहती है, आई थिंक वो वॉशरूम गई है, अभी के लिए तुम ही बता दो। मौके की नजाकत को समझते हुए सनी रिपोर्टर से कहता है, देखिए, जिनका आइडिया था वो तो अभी यहाँ नहीं है, पर मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा S1 ड्रोन करने क्या वाला है। सबसे पहले S1 गोवा के जो किसान खेती करते हैं उनकी फसल पर फर्टिलाइजर्स छिड़केगा। फिर वो सीधा पास की पहाड़ियों में दूर दराज में बसे गांव, जहां पर रोड से जाने में करीब 24 घंटे लग जाते हैं, वहां 1 घंटे में पहुंचकर वहां के एक परिवार को उसके अपनों का संदेशा देगा। एक हैंड रिटन नोट जो एक बेटी ने अपनी माँ के लिए लिखा है, और उसके बाद वापस आते वक्त S1 एक जलते हुए घर की आग बुझाएगा। ये सुनते ही सब रिपोर्टर्स के होश उड़ जाते हैं और उनमें से एक पूछता है, जलता हुआ घर? उस घर के अंदर लोग भी होंगे क्या? नहीं नहीं, किसी का असली घर नहीं जलाने वाले हम। हमने सिर्फ इस इवेंट के लिए एक घर का सेट बनाया जिसमें आग लगाकर बुझाने वाले हैं। ये सुनकर सब लोगों को क्लैरिटी आती है। साथ ही साथ S1 की ताकत और बैटरी की स्ट्रेंथ के बारे में जानकर सबके होश उड़ जाते हैं। उसी वक्त श्रुति भी वॉशरूम से बाहर आ जाती है और देखती है कि सनी मीडिया को इवेंट्स की डिटेल्स बता रहा है। वो पीछे आकर खड़ी हो जाती है और मजाक में पास में खड़ी दिशा से कहती है, पक्का बिजनेसमैन है सनी, मेरा आइडिया सबको ऐसे बता रहा है जैसे वो उसका आइडिया है। ये बात शनाया सुन लेती है और अपने दिमाग में इसका नोट बना लेती है। वो इस बात का क्या करने वाली है ये तो बस वो ही जानती है। पर फिलहाल यहाँ पर सनी का S1 ड्रोन उड़ान भरने के लिए तैयार है। पर इससे पहले कि पैट्रिक ड्रोन को हवा में ले जाए, आरोही उसे रोक कर कहती है, 1 मिनट पैट्रिक सर, टीका तो लगाने दो। आरोही के हाथ में पूजा की थाली है और वो S1 पर सिंदूर का एक छोटा सा तिलक लगा देती है और फटाफट उसकी आरती उतार कर कहती है, हाँ अब ठीक है, अब उड़ाओ, अब ये सब काम करके ही वापस आएगा। सबको आरोही का ये स्वीट जेस्चर अच्छा लगता है और पैट्रिक इस बात से हैरान रह जाता है कि आरोही को उसकी इंजीनियरिंग से ज्यादा अपने सिंदूर के टीके पर ज्यादा भरोसा है। सब लोगों का भरोसा लिए फाइनली S1 हवा में उड़ जाता है। ड्रोन में लगे कैमरे से उसका पूरा वीडियो कैप्चर हो रहा है जो पूरे देश में ब्रॉडकास्ट हो रहा है। S1 आइलैंड से थोड़ी दूर एक किसान के खेत में पहुंच जाता है जहां पर उसका बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा था। S1 को देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें तो ऐसा लगता है कि S1 को भगवान ने आसमान के रास्ते उनकी मदद करने के लिए भेजा है। सब लोग आइलैंड पर एक बड़ी सी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कैसे पैट्रिक S1 को ऑपरेट कर रहा है और उधर खेत पर उड़ते हुए S1 फर्टिलाइजर्स के ड्रम को उठाकर पूरे खेतों में उसका छिड़काव कर रहा है। वो बहुत प्रिसिशन के साथ खेत के एक कोने से दूसरे कोने में जाकर खाद डाल रहा है। ये देखकर जितना खुश वो किसान है उससे कहीं ज्यादा खुश सनी है। उसने जो सपना देखा था आज वो उसकी आंखों के सामने रियलिटी बन चुका है। ये कारनामा देखकर रिपोर्टर्स S1 की तारीफ करते हुए कहते हैं, देखिए S1 कितनी सफाई से इस कारनामे को अंजाम दे रहा है। किसान भाई के चेहरे की खुशी बता रही है कि उन्हें S1 कितना पसंद आया है। इसी के साथ सनी मेहता ने लोगों से किया हुआ अपना एक वादा तो निभा दिया है। उनका ड्रोन खेती में किसानों की मदद कर रहा है और इतना ही नहीं, हमें बताया गया है कि S1 बहुत स्मार्टली खेतों में उतना ही फर्टिलाइजर डालता है जितने की जरूरत होती है और ये फसल की क्वालिटी और उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से खाद की मात्रा को कम या ज्यादा भी कर सकता है। S1 खेतों में अपना काम पूरा करके अपने अगले टास्क की तरफ बढ़ता है। सनी और उसके चाहने वालों ने अपनी फिंगर क्रॉस की हुई है और सनी के दुश्मनों ने अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया है। रोशन, खुशहाल, पांचाल और अज्ञात भी टीवी पर S1 का परफॉर्मेंस देख रहे हैं और जैसे ही उसने पहला पड़ाव पार किया, खुशहाल रोशन से कहता है, दत्ता साहब किस बात का इंतजार है? ये सनी के S1 ने तो अपना काम शुरू कर दिया, आप कब करोगे? रोशन विस्की का सिप लेकर बड़े इत्मीनान से खुशहाल से कहता है, इतनी मेहनत की है सनी ने, थोड़ा मजा उसे भी तो आने दो। दुश्मन को चोट उस जगह पर करनी चाहिए जहां दर्द सबसे ज्यादा हो। आप फिक्र मत करो, सनी का ड्रोन वापस उसके आइलैंड पर नहीं पहुंच पाएगा। रोशन का कॉन्फिडेंस देखकर सब लोग उसकी बात पर विश्वास तो कर लेते हैं पर अधूरा।
उन्हें पता है कि अगर S1 ने अपने तीनों टास्क पूरे कर लिए तो वो लोग पूरी तरह से ये लड़ाई हार जाएंगे। वो ऊपर वाले से सनी की बर्बादी की दुआ मांगते हुए S1 को दूर पहाड़ियों के बीच वाले गांव में एंटर करते हुए देख रहे हैं। टीवी पर रिपोर्टर S1 के बारे में व्यूअर्स को और जानकारी दे रहे हैं। आपको S1 की और खूबी के बारे में बता देते हैं कि इसकी रेंज 200 किलोमीटर तक की है। जी हाँ, सिंगल चार्ज में S1 200 किलोमीटर दूर जाकर भी काम को अंजाम दे सकता है, जो कि वो अभी दे रहा है। गोवा में पढ़ रही कंचन ने अपनी माँ को अपने हाथों से लिखकर चिट्ठी भेजी है, जो S1 कुछ ही देर में उनके गांव में उसकी माँ तक पहुंचा देगा। उधर S1 पहाड़ियों को पार करता हुआ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है कि तभी पहाड़ियों के पीछे से दो अलग रंग के ड्रोन्स और निकलते हैं और S1 का पीछा करना शुरू कर देते हैं। ये देखते ही सनी पैट्रिक से पूछता है, सर, ये ड्रोन्स भी अपने हैं क्या? नहीं सनी, हमें इन ड्रोन्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर तो पक्का मेरे दुश्मनों के ड्रोन्स हैं। सर, कुछ भी हो जाए, S1 को टास्क पूरा करके सही सलामत वापस लाना ही होगा। डोंट वरी सनी, आई विल मेक श्योर दैट इट कम्स बैक। अगर वो वापस नहीं आया तो पूरे स्टाफ के लिए जो बियर मंगवा कर रखी है वो वेस्ट जाएगी। 1 महीने से नहीं पी है। S1 को तो वापस आना ही होगा। सनी जानता है कि पैट्रिक के लिए इज्जत से ज्यादा इस वक्त बियर इंपॉर्टेंट है और वो उसके लिए कुछ भी करेगा। पैट्रिक आगे कहता है, अब टाइम आ गया है दुनिया को अपने S1 के स्पेशल फीचर्स दिखाने का। पैट्रिक अचानक से ड्रोन की रफ्तार बढ़ा देता है और आसमान में S1 और बाकी के 2 ड्रोन्स के बीच रेस शुरू हो जाती है, जिसे देखकर रिपोर्टर कहता है, ये बिल्कुल ताजा विजुअल्स हम आप लोगों तक लेकर आ रहे हैं। S1 के पीछे 2 ड्रोन्स लग चुके हैं। साफ पता लग रहा है कि वो दोनों S1 को गिराना चाहते हैं। किसके हैं ये ड्रोन्स और ऐसा क्यों कर रहे हैं? इन सब बातों की पुष्टि होना अभी बाकी है, पर अभी तक जो एक लॉन्च इवेंट था वो अचानक से एक वॉर में तब्दील हो गया है। जैसे ही ये न्यूज रोशन और उसके साथी देखते हैं, उनके चेहरे पर चमक आ जाती है। खुशहाल खुश होकर कहता है, अब मजा आ रहा है ना दत्ता साहब, मान गए आपको। सबकी नजरें टीवी स्क्रीन पर गड़ी हुई हैं। उधर S1 आगे आगे है और दोनों ड्रोन्स बहुत तेजी से उसके और अपने बीच का डिस्टेंस खत्म कर रहे हैं। ये देखकर आइलैंड पर खड़ा सनी पैट्रिक से कहता है, सर, क्या लगता है हम लोग कंचन के गांव तक पहुंच पाएंगे? दोनों ड्रोन्स काफी पास आ रहे हैं। That's what I want। ये दोनों ड्रोन सुसाइड बॉम्बर्स की तरह हमारे S1 पर अटैक करेंगे। इनका मकसद है S1 से टकराना, खुद भी मरना और S1 को भी मारना, पर ये ऐसा कर नहीं पाएंगे। जैसे ही पैट्रिक ये कहता है, वो दोनों ड्रोन्स S1 के एकदम पीछे आ जाते हैं और S1 के सामने एक बहुत बड़ा पेड़ आ जाता है। ऐसा लग रहा है जैसे S1 सीधा पेड़ से टकराने वाला है, पर उसी वक्त S1 झटके से नीचे की तरफ गिरने लगता है और पीछे वाले दोनों ड्रोन सीधा पेड़ से जाकर टकरा जाते हैं और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। S1 तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगता है। ये देखकर सनी घबरा कर कहता है, पैट्रिक सर, ये क्या हो रहा है? S1 क्रैश होने वाला है। ऐसे कैसे क्रैश हो जाएगा सनी, ये देखो। जैसे ही पैट्रिक ये कहता है, वो S1 को रिमोट से ऑपरेट करता है और उधर S1 के अंदर अचानक से फिर से एक लाइट जल जाती है, जैसे किसी इच्छाधारी नागिन का पुनर्जन्म हो गया हो। फिर वो रफ्तार पकड़कर वापस ऊपर आ जाता है और कंचन के गांव की तरफ निकल जाता है। पैट्रिक ने जानबूझकर S1 को ड्रॉप कर दिया था ताकि उसके पीछे आने वाले दोनों ड्रोन्स पेड़ से टकरा जाएं। S1 को फिर से हवा में देखकर सनी और उसकी पूरी टीम की जान में जान आती है। दूसरी तरफ रोशन और उसके गैंग का जोश पूरी तरह ठंडा हो जाता है। इस बार गुलमोहर रोशन से कहता है, दत्ता साहब, आपके ड्रोन्स तो फिर से फुस निकल गए। आपकी ड्रोन टेक्नोलॉजी से तो सनी के ड्रोन की टेक्नोलॉजी काफी एडवांस निकली। सनी मार गया बाजी। अज्ञात, जो कि बहुत देर से चुप खड़ा हुआ था, अब उसे भी दत्ता को ताना मारने का मौका मिल जाता। गुलमोहर से कहता है, डैड, मैं आपसे कुछ बोलूंगा तो फिर आप मुझे डांटेंगे। दत्ता साहब के अपने लॉन्च में तो ड्रोन गिर गए थे, फिर वो दूसरे ड्रोन को क्या गिराएंगे? ये सुनते ही रोशन अज्ञात को गुस्से से देखता है, पर अभी उसके पास अज्ञात की बात का जवाब नहीं है। इसलिए वो गुलमोहर से कहता है, बाजी अभी खत्म नहीं हुई है गुलमोहर जी, तुम भी अपने बेटे की तरह इतनी जल्दी घबरा मत जाया करो। रोशन एक ही बात में पांचाल और उसके बेटे अज्ञात दोनों को लपेट देता है, पर तभी खुशहाल कहता है, दत्ता साहब, अब बाजी जीतना मुश्किल हो गया है। सनी का ड्रोन अब दूसरे टास्क की तरफ बढ़ रहा है। अब बस एक ही टास्क रह गया है,
अगर उसने जलते हुए घर को आग से बचा लिया तो हमारे घरों में आग लगने से कोई नहीं बचा पाएगा। कुछ करो दत्ता साहब, 3 में से 2 टास्क पूरे हो ही गए हैं, अब किसका इंतजार है? गिनती आती है मुझे खुशहाल। हार होने से पहले हार मानने वाले लोग पसंद नहीं है मुझे। रोशन की टोन सुनकर खुशहाल और पांचाल दोनों समझ जाते हैं कि इस वक्त रोशन से बहस करना ठीक नहीं होगा और वो चुपचाप उसके अगले वार का इंतजार करने लगते हैं। दूसरी तरफ S1 कंचन के गांव पहुंच जाता है। गांव के बच्चे ड्रोन को देखकर डर के मारे उससे दूर भागने लगते हैं। उन्हें लगता है कि आसमान से बहुत बड़ी मकड़ी उड़ती हुई आ रही है। बच्चों को थोड़ा डराने के बाद S1 सीधा कंचन के घर पहुंचता है और उसकी माँ शारदा को कंचन की चिट्ठी हैंड ओवर करता है। शारदा S1 को ऐसे आशीर्वाद देती है जैसे कि वो कोई जिंदा चीज हो और उसी के सामने कंचन की चिट्ठी पढ़ने लगती है। कंचन ने अपनी माँ को लिखा है कि पिछली बार वो दिवाली पर घर नहीं आ पाई, पर इस बार वो जरूर आएगी और साथ ही साथ उसे अपनी मनपसंद पूरन पोली बनाने के लिए भी कहती है। शारदा अपनी बेटी की चिट्ठी को पढ़कर इमोशनल हो जाती है और S1 के सामने लगे हुए कैमरा से ये हर जगह टेलीकास्ट भी होता है, जिसे देखकर रिपोर्टर कहता है S1 ने न सिर्फ एक संदेश यहाँ से वहां पहुंचाया है, बल्कि उसने माँ और बेटी के दिलों के तार को जोड़ दिया है। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक मशीन इंसान के अंदर इतने इमोशंस पैदा कर सकती है। कंचन की माँ के लिए तो S1 एक ड्रोन नहीं बल्कि वरदान है, जो उसे उसकी बेटी की खबर देने आया है। और ये भावुक कारनामा सनी मेहता की कंपनी के ड्रोन S1 ने कर दिखाया है। और अब वो चल दिया है अपने लास्ट और फाइनल टास्क की तरफ, जो कि है एक जलते हुए घर को आग से बचाना। कंचन के गांव से निकलकर S1 वापसी की उड़ान भरता है। सनी बस यही प्रे कर रहा है कि अब S1 पर और कोई अटैक ना हो। सनी का S1 ड्रोन अपना दूसरा पड़ाव पार करके अपने तीसरे टास्क की तरफ बढ़ रहा है। बीच में उस पर एक अटैक भी हुआ, पर उसने वो नाकाम कर दिया और कंचन की मां तक उसका संदेश पहुंचा दिया और उसकी मां के साथ साथ लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल भी जीत लिया। अब उसका अगला काम है एक जलते हुए घर में लगी हुई आग को बुझाना और सही सलामत सनी के आइलैंड पर वापस आना। जैसे ही S1 ड्रोन कंचन के गांव से निकलता है, रिपोर्टर्स व्यूअर्स को बताते हैं, आप इस वक्त जहां भी हैं, जल्द से जल्द अपने फोन टीवी पर हमारे चैनल के लाइव फीड को देखिए। वैसे तो इस वक्त मेहता ग्रुप का ड्रोन लॉन्च हो रहा है, पर आपको ऐसा मजा आएगा जैसे कार रेस में आता है। टीवी देख रहे दर्शकों को तो उसमें काफी थ्रिल मिल रहा है, पर सनी की हालत पतली हो रही है। वो पैट्रिक के पास जाकर कहता है, सर, इस बार तो हम बच गए, पर आगे का क्या? आपको क्या लगता है कि अब हमारे ड्रोन पर किस तरह का अटैक होगा? कान से सनी, पर अगर हमें अगले अटैक से बचना है तो एक काम करना होगा। क्या करना है सर? आप मुझे बताइए। पैट्रिक उसी वक्त सनी को अपना प्लान बताता है, जिसे सुनने के बाद सनी सोच में पड़ जाता है और पैट्रिक कहता है, अगर तुम्हें ये ज्यादा डेंजरस लग रहा है तो रहने देते हैं, और वैसे भी उस जगह तक तुम पहुंचोगे कैसे? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ सर, कि वहां पर सबसे जल्दी कैसे पहुंचा जाए। तभी सनी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो पैट्रिक से कहता है, मिल गया सॉल्यूशन। अब हमारे S1 ड्रोन को बचाने में S1 ड्रोन ही हमारी हेल्प करेगा। थोड़ी देर के बाद ही सही पर पैट्रिक सनी का इशारा समझ जाता है और कहता है, नहीं नहीं सनी, ये बहुत डेंजरस हो सकता है। इतना खतरा तो उठाना होगा सर, और कोई चारा नहीं है। ऑलराइट, अगर तुम तैयार हो तो हम भी तैयार हैं। सनी और पैट्रिक के अलावा वहां मौजूद किसी को नहीं पता है कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। तभी पैट्रिक के टीम मेंबर्स सनी की कमर और शोल्डर पर एक बेल्ट बांध देते हैं, जिसे देखकर सब लोग सनी के पास आ जाते हैं और सबसे पहले युक्ति पूछती है, ये सब क्या हो रहा है सनी? ये बेल्ट किस चीज के लिए है? एडवेंचर के लिए। कैसा एडवेंचर? वो भी थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा। सबको लगता है कि सनी उनसे कुछ छुपा रहा है। तभी आरोही उससे पूछती है, पहेलियां क्यों बुझा रहा है सनी? साफ साफ बता क्या चल रहा है। सनी जानता है कि अगर उसने अभी सबको अपने प्लान के बारे में बता दिया तो वो लोग उसे पक्का रोक लेंगे। जैसे ही बेल्ट अच्छे से बंध जाती है, वो पैट्रिक को इशारा करता है और वो अपने आदमी को इशारा करता है। तभी फैक्ट्री में से एक और ड्रोन उड़ता हुआ आता है और जो बेल्ट सनी ने पहनी हुई है उसके हुक को पकड़कर सनी को हवा में उड़ाता हुआ ले जाता है। सनी को अब तक ड्रोन पर लटक कर उड़ने की प्रैक्टिस हो गई है, इसलिए इस बार वो ज्यादा नहीं घबराता। लेकिन जो लोग नीचे खड़े हुए हैं वो बहुत डर जाते हैं। आरोही चिल्ला कर कहती है, अरे पैट्रिक सर, ये कहाँ ले जा रहे हो सनी को? तभी युक्ति पैट्रिक से कहती है, सर
अभी के अभी सनी को नीचे उतारो। शनाया भी आगे आकर कहती है। सर, आपके पास और ड्रोन है तो मुझे भी ऊपर जाना है। सब लोगों को सनी को नीचे लाना है और शनाया को उसके साथ ऊपर जाना है। ये सुनकर पैट्रिक भी हैरान होकर कहता है, आप लोगों को क्या लग रहा है सनी ऊपर एंजॉय करने गया है? नो नो, वो एक मिशन पर निकला है। युक्ति पूछती है, कैसा मिशन? वो मुझे सनी ने बताने के लिए मना किया है। बॉस का ऑर्डर है, मैं कुछ नहीं कर सकता। पैट्रिक के ये कहने के बाद जैसे ही सब लोग ऊपर सनी की तरफ देखते हैं, वो धीरे धीरे उनकी आंखों से ओझल हो जाता है। फैक्ट्री के अंदर तो सब ठीक था, पर अभी तो सनी खुले आसमान में उड़ रहा है। उसे डर है कि वो किसी पंछी से न टकरा जाए। वो पैट्रिक को कमांड देता है, सर थोड़ा और ऊपर उड़ाओ, कहीं मैं किसी मोबाइल टावर से ना टकरा जाऊं। पैट्रिक तुरंत ड्रोन की ऊंचाई बढ़ा देता है। एक तरफ सनी कहां जा रहा है किसी को नहीं पता, पर सबको ये जरूर पता है कि दूसरी तरफ S1 ड्रोन तेजी से अपने लास्ट टास्क की तरफ बढ़ रहा है। वो लोकेशन से बस थोड़ी दूर पर ही है और तभी इस बार उसे 4 ड्रोन्स चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी पैट्रिक सनी से कहता है, सनी, डेंजर इज अहेड। S1 को 4 ड्रोन्स ने घेर लिया है। तुम्हें जल्द से जल्द वहां पहुंचकर जो लोग इन्हें ऑपरेट कर रहे हैं उनके हाथों से कंट्रोल छीनना होगा। आप मुझे जल्दी लैंड करवाइए, बाकी मैं संभाल लूंगा। बस तब तक आप S1 को कुछ मत होने देना। अब जाकर पैट्रिक के साथ खड़े लोगों को समझ आता है कि सनी दूसरे S1 पर उड़कर उस जगह पर गया है जहां से दुश्मन अपने ड्रोन्स ऑपरेट कर रहे हैं। पैट्रिक सबसे कहता है, अब आप लोगों को पता चल ही गया है कि सनी कहां गया है, तो लेट मी टेल यू दैट जहां से दुश्मन अपने ड्रोन्स को ऑपरेट कर रहे हैं वो प्लेस हमारे तीसरे टास्क की लोकेशन के पास में ही है। सनी उन लोगों के अड्डे पर जाकर उनसे फाइट करने वाला है। आप लोग थोड़ी देर तक और कोई सवाल मत पूछना, हमें ड्रोन्स पर कंसंट्रेट करना है। पूरे परिवार के साथ साथ ये इन्फॉर्मेशन रिपोर्टर्स भी सुन लेते हैं और उसी वक्त रिपोर्टिंग शुरू कर देते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, अभी अभी हमने आपको दिखाया कि सनी मेहता अपने ड्रोन की हेल्प से आसमान में उड़ गए और अभी अभी हमें पता चला है कि उनके ड्रोन पर फिर से हमला हुआ है और इस बार 4 ड्रोन्स ने अटैक किया है और इसी वजह से सनी मेहता आसमान में उड़कर उन ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए गए हैं। आज तक आपने ऐसा कुछ ना तो कभी देखा होगा और ना ही कभी देखेंगे। अद्भुत, एकदम अद्भुत। दूसरी ओर ये पूरी न्यूज रोशन और उनकी गैंग भी सुन रही है और तभी खुशहाल कहता है, ये सनी पागल है क्या? ये आसमान में कैसे उड़ गया? तभी अज्ञात बोलता है, हाँ सच में सनी पागल ही है। अब ये सोचो कि उसे अपने ड्रोन्स ऑपरेटर्स तक पहुंचने से कैसे रोकना है। दत्ता साहब, इसके लिए भी कुछ सोचा है आपने? दत्ता मंद मंद मुस्कुराते हुए कहता है, सोचा तो नहीं था कि सनी अचानक से हवा में उड़ने लग जाएगा, पर अब जब वो उड़ ही रहा है तो उसे जमीन पर आने ही नहीं देंगे, तो उसकी लाश ही जमीन पर आएगी। रोशन उसी वक्त किसी को फोन मिलाकर कहता है, सनी मेहता ड्रोन से हवा में उड़कर तुम्हारी तरफ पहुंच रहा है। वो और उसके ड्रोन दोनों की ही लाशें जमीन पर गिरनी चाहिए। रोशन फोन रखते ही सबसे कहता है, टेंशन मत लो, इंतजाम हो गया है। सब लोग अब सनी को आसमान से जमीन पर गिरते हुए देखो। एक तरफ ये लोग चाहते हैं कि सनी और उसका ड्रोन जमीन पर गिर जाए, दूसरी तरफ सनी चाहता है कि जो लोग उसके ड्रोन को गिराना चाह रहे हैं वो उन्हें ऐसा करने से पहले धूल चटा दे। कौन किसको धूल चटाता है ये तो थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। फिलहाल तो पैट्रिक S1 ड्रोन को दुश्मन के ड्रोन से दूर रखने की कोशिश कर रहा है, जो चारों तरफ से उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। तभी S1 सीधा हवा में ऊपर जाता है और अपने टारगेट की तरफ बढ़ने लगता है। दुश्मन के चारों ड्रोन्स ऑलमोस्ट एक दूसरे से टकराने ही वाले हैं, पर ऐन मौके पर ब्रेक मार देते हैं और S1 के पीछे भागने लगते हैं। दूसरी तरफ सनी गोवा के एक बीच पर बने शैक के ऊपर पहुंच जाता है और पैट्रिक उसे मैसेज कन्वे करते हुए कहता है, सनी, दुश्मनों के ड्रोन्स इसी प्लेस से ऑपरेट किए जा रहे हैं, हम तुम्हें जमीन पर उतार रहे हैं। जैसे ही ड्रोन सनी को जमीन पर लैंड करवाने वाला होता है, अचानक से शैक में से 2 लोग निकलते हैं और सनी पर गोलियां बरसाने लगते हैं। सनी उसी वक्त पैट्रिक से कहता है, पैट्रिक सर, मुझे ऊपर लो, इन लोगों को पता चल गया है कि मैं यहाँ आने वाला हूँ, जल्दी ऊपर लो। पैट्रिक का साथी सनी वाले ड्रोन को तेजी से वापस हवा में ले जाता है, पर फिर भी एक गोली सनी के हाथ को छूकर निकल जाती है। सनी की चीख पूरे आसमान में गूंज उठती है, जिसे पैट्रिक और वहां खड़े सब लोग सुनते हैं। सनी से वीडियो कनेक्शन टूट चुका है, पर उसकी आवाज अभी भी सुनाई दे रही है। उसकी चीख सुनकर अशोक पूछता है, तुम ठीक तो हो सनी? क्या हुआ तुम्हें? सनी अपना दर्द छुपाते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ दादाजी। तुम वापस आ जाओ सनी, गिरने दो ड्रोन्स।
तुम वापस आ जाओ। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए दादाजी, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। पैट्रिक सनी को दुश्मनों के आदमियों की गोलियों की रेंज से काफी दूर ले जाता है। सनी की जान में जान आती है और रोशन का एक आदमी रोशन को फोन करके बताता है, सर वो हमारी गोलियों से घायल हो गया है, ज्यादा देर तक हवा में नहीं रह पाएगा और जैसे ही नीचे आएगा हम उसे पूरी तरह से खत्म कर देंगे। ये सुनते ही रोशन और उसके साथियों के चेहरे पर खुशी आ जाती है और तभी अज्ञात कहता है, आप लोग इतनी जल्दी खुश मत होइए, ये सनी बहुत टेढ़ा आदमी है, जब तक जमीन पर पूरी तरह से सीधा लेटे हुए नहीं देख लेते खुश मत होइए। जो थोड़ी बहुत खुशी सबके चेहरे पर आई थी उसे भी अज्ञात की इस बात ने छीन ली है। रोशन गुलमोहर से कहता है, गुलमोहर जी क्या खाकर पैदा किया था आपने इसे, बहुत मनहूस बातें करता है, अब जब तक पूरा खेल खत्म नहीं हो जाता तुम कुछ मत बोलना अज्ञात। रोशन अज्ञात को तो चुप करा देता है पर उधर सनी चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो पैट्रिक से कहता है, सर आप मुझे उन लोगों के शक से थोड़ी दूरी पर उतार दीजिए, मैं वहां से छुपता छुपाता उनके अड्डे तक पहुंच जाऊंगा। आसमान में तो मेरे पास कोई कवर ही नहीं है। पर सनी उन लोगों के पास गन्स हैं। मैं जो आपसे कह रहा हूं बस वो ही कीजिए। इससे पहले कि कोई और कुछ बोले सनी क्लियर ऑर्डर्स दे देता है और पैट्रिक बहुत सावधानी से उसे शैक से थोड़ी दूरी पर बैक वाटर में उतार देता है। सनी अपनी शर्ट को उतारता है और उसे फाड़कर अपने हाथ के जख्म पर बांध लेता है और तेजी से उस शैक की तरफ बढ़ने लगता है जहां से उसके दुश्मन के लोग ड्रोन्स को ऑपरेट कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ S1 ड्रोन को जल्द से जल्द उस जलते हुए घर तक पहुंचना है, क्योंकि अगर उसने जल्दी से आग नहीं बुझाई तो पूरे घर का सेट जल जाएगा और सनी के इवेंट का फाइनल राउंड फ्लॉप हो जाएगा। और जिस पिक्चर का क्लाइमैक्स अच्छा नहीं होता उस पिक्चर का फ्लॉप होना तय है। तीसरी तरफ सनी किसी भी कीमत पर अपने इवेंट को फ्लॉप नहीं होने दे सकता और उस शैक के पास पहुंच जाता है जहां पर गुंडे गन्स लेकर हवा में उसे ढूंढ रहे हैं। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि जिसे वो हवा में ढूंढ रहे हैं वो उनके एकदम पास पहुंच गया है। सनी शैक के नीचे से निकलकर अचानक से एक गुंडे पर हमला कर देता है और उसे जमीन पर गिराकर उसकी रीढ़ की हड्डी पर इतनी जोर से लात मारता है कि वो वहीं पर पैरालाइज हो जाता है। सनी उसकी गन उठाकर दूसरे गुंडे की तरफ बढ़ता है। शैक के अंदर बैठे 4 लोग चारों ड्रोन्स को S1 के पीछे लगाए बैठे हैं और उसे आग लगे हुए घर से दूर ले जा रहे हैं ताकि वो अपना काम ना कर पाए। जब दूसरा गुंडा अपने साथी को रेत में गिरा हुआ देखता है तो बौखलाकर आसमान की तरफ देखने लगता है और तभी सनी पीछे से कहता है, ऊपर नहीं पीछे बेटा, पापा जी पीछे हैं तेरे। ये सुनते ही जैसे ही वो गुंडा अपने पीछे देखता है सनी उसकी नाक पर जोर से पंच मारता है। वो चिल्लाता हुआ पीछे की तरफ जाता है। सनी उसके हाथ से गन छीनकर उसे एक फ्लाइंग किक मारता है जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। सनी बिना टाइम वेस्ट किए सीधा शैक के अंदर जाता है और उन लोगों के ऊपर गन पॉइंट करके कहता है, बंद करो, अभी इसी वक्त अपने रिमोट फेंको नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। जो लोग ड्रोन्स ऑपरेट कर रहे थे वो भाड़े पर लाए हुए ऑपरेटर्स हैं। वो लोग गन देखते ही ड्रोन्स के रिमोट कंट्रोल फेंक देते हैं और कहते हैं, प्लीज गोली मत चलाना, हमें इस काम को करने के पैसे मिले हैं, हम और कुछ नहीं जानते। वो तो मुझे पता ही है, जल्दी से इन रिमोट्स को मेरे सामने तोड़ो। जैसे ही ऑपरेटर्स ड्रोन्स के रिमोट्स को तोड़ना शुरू करते हैं उधर S1 के पीछे लगे चारों ड्रोन्स हवा में पागल भंवरों की तरह घूमते हुए नीचे गिरने लगते हैं। S1 ड्रोन सीधा अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ता है। क्या सनी का ड्रोन अपना फाइनल टास्क निपटा पाएगा? क्या रोशन दत्ता के तरकश में और भी कोई तीर बाकी है?